अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा, ये आज लॉज ऑफ मोशन का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन की। तो एक जनरल सा आइडिया दिया था मैंने आपको कि ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसमें हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, किसके रिलेटेड में ये क्लासिकल मैकेनिक्स है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमने पहले क्लास में डिस्कस करी थी। आज का ये जो लेक्चर है हमारा, इस वाले लेक्चर में हम फोर्सेस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको बेटा कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है इसमें ज़्यादातर हम फोर्सेस के साथ ही डील करते हैं। हमारा जो इसमें काम है वो फोर्सेस के साथ ही है। तो आज का भी लेक्चर जो है इट इज़ रिलेटेड टू दी फोर्सेस, पर आज हम वो वाले फोर्सेस डिस्कस करेंगे जो हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में इन्वॉल्व होंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको लास्ट पे बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है और फंडामेंटल फोर्सेस और जो फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो आज हम डिटेल में ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि एक फ्री बॉडी डायग्राम पे हम कैसे डिफरेंट फोर्सेस को दिखाते हैं और उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और उन फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है, ये जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ रिलेटेड टू द फ्री बॉडी डायग्राम एंड द वेरियस फोर्सेस विच आर इन्वॉल्वड इन द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम एंड द फोर्सेस इन्वॉल्वड इन ए फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम एंड वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्वड इन फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है बेटा, ये आज का टॉपिक है, दिखाई दे रहा है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक लेक्चर लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आने वाली फिजिक्स के यूनिट्स हैं सारे इसी पे डिपेंड है। और ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल टॉपिक यही है बेटा, तो इसको अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से। तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिस डायग्राम में हम बहुत सारे फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस को दिखाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर आपको इस मार्कर की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो इसका मतलब है कि आप इस मार्कर पे अभी जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है एक डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम में वो सारे फोर्सेस दिखाओ, वो सारे फोर्सेस एरोज के जरिए आप दिखाओ, तो उसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस मार्कर की शेप नहीं बनानी है आपको एग्जैक्टली जैसे ये है, मान लो आपने इस मार्कर को ऐसे बना लिया है कि ये मार्कर मान लो है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब इस पे कोई फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स इस पे यहाँ से एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स यहाँ से ऐसे एक्ट कर रहा है, कोई ऐसे एक्ट कर रहा है। तो ये जो आपकी डायग्राम बनी ना, ये आपने किसी भी ऑब्जेक्ट विच इज अंडर कॉन्सिडरेशन, जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आपको एनालाइज करना है, उस ऑब्जेक्ट की आपने एक डायग्राम बना ली, एक आर्बिट्री डायग्राम, और उस डायग्राम पे आपने डिफरेंट फोर्सेस को दिखाने हैं जो इस डायग्राम पे, जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को फिर हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम से बेसिकली हमें एक आइडिया आ जाता है कि what are the various types of forces that are acting actually on this object। तो accordingly हम फिर इसी डायग्राम से हम अपनी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो फिर इसी डायग्राम से हम डिजाइन करते हैं, वो अकॉर्डिंगली हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग दोज लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो अब हमारा जो कंसर्न है आज वो है कि ये जो हमें डायग्राम बनानी है इसमें जो फोर्सेस हम दिखाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में तो फोर्सेस को ही दिखाना होता है, तो कौन कौन से फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने लास्ट पे भी आपको इसके रिलेटेड
एक आइडिया दिया था कि कौन कौन सा फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में इन्वॉल्व होता है, तो आज उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेटा जो पहला फोर्स है जो इन्वॉल्व होगा उनको हम कहते हैं फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस, चलो इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं ताकि ये बोर्ड पे आपको आराम से दिखे। जो पहला फोर्स है हमारा बेटा उसको हम फील्ड फोर्सेस कहते हैं। फील्ड फोर्सेस। अब इस फील्ड फोर्स में क्या क्या आएगा, इस फील्ड फोर्स में क्या क्या आएगा बेटा, इस फील्ड फोर्स में आपके दो फोर्सेस आएंगे। एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बदले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्जेस। और एक आपका आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स में एक टर्म आपकी आ जाएगी जिसको हम कहते हैं वेट। सो दिस इज योर फर्स्ट फोर्स। तो दूसरा जो आपका फोर्स है जो आपकी फ्री बॉडी डायग्राम में इन्वॉल्व होगा बेटा, जो हम पढ़ेंगे, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है इसमें जिसको हम कहते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम पढ़ेंगे जो इन्वॉल्व होता है फ्री बॉडी डायग्राम में, दैट इज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज वन नंबर सेकेंड। तीसरा फोर्स जो इन्वॉल्व होगा फ्री बॉडी डायग्राम में, दैट इज फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन, इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। चौथा फोर्स जो यूजुअली इन्वॉल्व होता है फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, वो बेटा आपका इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स। और इस इलास्टिक फोर्स को कभी हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। ये हम देखेंगे ये फोर्स कब एग्जर्ट होगा। और पांचवा जो फोर्स आपका इन्वॉल्व होगा यूजुअली, वो आपका बेटा बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स। और ये फोर्स यूजुअली एग्जर्ट होता है फ्लूइड्स में। जब आप बॉडी को फ्लूइड्स में डालोगे, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। और एक और हमारे पास है बेटा एक और फोर्स जिसको हम कहते हैं सीडो फोर्सेस। सीडो फोर्सेस। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम में इन्वॉल्व होंगे। अब इन फोर्सेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले फील्ड फोर्सेस के बारे में, इसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देन वी विल गो फॉर द टेंशन एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक और रेस्टोरिंग फोर्स, बायोंट फोर्स एंड सीडो फोर्सेस। बेटा इन सब को अंडरस्टैंड करने से पहले एक चीज जो है आपको अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, एक सिस्टम होगा, और पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि बताओ इस ऑब्जेक्ट या इस सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में अभी डस्टर है, तो लॉज ऑफ मोशन में जो पहला स्टेप है वो है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं वो सारे फोर्सेस जो आपके ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिस पे आपको फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है। जब आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसके बाद आपको फिर देखने हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और वो ये वाले फोर्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब है आपने सिस्टम सिलेक्ट किया और ये आप ही को करना है। जब आप एनालाइज करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो पहले आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसके बाद दूसरा स्टेप है कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा, दैट फोर्स शुड बी एन एक्सटर्नल फोर्स। वो इस ऑब्जेक्ट का अपना फोर्स नहीं होना चाहिए। जो फ्री बॉडी डायग्राम में आप फोर्सेस दिखाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, वो इंटरनल फोर्सेस नहीं होते। एक्सटर्नल और इंटरनल
ये जो इनके बीच में डिफरेंस है ना, ये आप तब डिफाइन कर सकते हो जब आपने पहले सिस्टम को सिलेक्ट किया। मान लो अगर आपने मुझे ट्रीट किया एज ए सिस्टम, मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट हूं, आई एम द ऑब्जेक्ट टू बी एनालाइज्ड, तो फिर मुझ पे जो भी फोर्स बाहर से एक्ट करेगा, बाहर से, नॉट फ्रॉम माई बॉडी, नॉट विद इन माई बॉडी, जो बाहर से मुझ पे एक्ट करेगा वो मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो, कभी आपका एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल बन जाता है और कभी इंटरनल एक्सटर्नल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस आर्म को छोड़ के मेरी जो बॉडी है इसको ट्रीट कर लिया एज अ सिस्टम, इसको ट्रीट कर लिया एज अ ऑब्जेक्ट, इस आर्म को छोड़ के, हाँ ये डिसाइड आप ही को करना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस आर्म से इस बॉडी पे कोई फोर्स एक्सर्ट करूंगा ना, अब वो इस बॉडी के लिए बन जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये जो आर्म है, आपने इस आर्म को इस बॉडी का पार्ट कंसिडर नहीं किया है। अगर ये इस बॉडी का पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली अब अगर ये आर्म इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, सो दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, अगर आपने मेरी फुल बॉडी को ट्रीट किया है एक ही सिस्टम, फिर अगर मैं इस हाथ से ऐसे मारूंगा तो ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना मेरी बॉडी पे, दिस इज एन इंटरनल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स आप फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते। ये जो फोर्सेस है ना, ये आपको तब दिखाने हैं जब ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और एक्सटर्नल और इंटरनल कब पता चलेगा? जब आप पहले सिस्टम डिसाइड करेंगे। तो पहले आपने सिस्टम डिसाइड किया, मान लो ये सिस्टम है हमारा, अब इस पे जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा बाहर से वो एक्सटर्नल है। मान लो इसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, वो इसके लिए एक्सटर्नल है। मैं इसको इस मार्कर से फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, ये इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है। समझ आ रहा है? तो अभी मैं इसको एक यहां से स्ट्रिंग अटैच करूंगा, फिर उस स्ट्रिंग से इसको खींचूंगा, पुल करूंगा, वो उस रस्सी से जो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा वो इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि वो सारे बाहर से आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखो बेटा, जब हम कहते हैं ना कि व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका लॉजिक है बेटा, इंटरनल फोर्स एक अपनी बॉडी को कभी एक्सेलरेट नहीं कर सकता। एक बॉडी को अगर कोई एक्सेलरेट कर सकता है, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है ना आपको, वो एक्सटर्नल फोर्स करवाएगा। इंटरनल फोर्स आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए याद रखो, ये जो हम फोर्सेस दिखा रहे हैं आपको, तो इसके लिए पहले इनको चूज करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा, सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पे मैंने एक डब्बा लिया, इस ब्लॉक का नाम है ए, फिर एक और ब्लॉक लिया इसके ऊपर, इसका नाम है बी, फिर एक और ब्लॉक लिया, इसका नाम है सी। जब आप डिसाइड करते हो ना सिस्टम, मान लो अगर आपने बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है, तो आपने बी को ट्रीट किया है सिस्टम। जब आप बी पे आइडेंटिफाई करोगे ना फोर्सेस, अगर ए कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा ना बी पे, वो इसके लिए एक्सटर्नल है, क्योंकि ए इज नॉट द पार्ट ऑफ बी। अगर बी पे सी कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर अर्थ बी पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर सिटरिंग से कोई फोर्स एक्सर्ट होगा इस बी पे, दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर सिपरिंग से कोई फोर्स एक्सर्ट होगा इस पे, दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर फ्लूइड की वजह से कोई फोर्स एक्सर्ट होगा इस पे, दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर आपने ए बी सी तीनों को एक ही सिस्टम कंसिडर किया, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, हाँ बेटा यहां याद रखो। अब अगर आपने तीनों को एक ही सिस्टम माना है, इसका मतलब अगर बी ए पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, दैट इज एन इंटरनल फोर्स, वो आप फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते। इसी तरह अगर बी पे एक्सर्ट करेगा ना सी कोई फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है, उसको नहीं दिखाना है। सो पहले याद रखो बेटा, स्टेप वाइज ये जो हम फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाने हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है? आपको सिस्टम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसपे आपको फोर्सेस दिखाने हैं। फिर दूसरा स्टेप है, आपको वो सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं, सारे फोर्सेस को ढूंढना है जो इस बॉडी पे, जिसकी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और वो सारे फोर्सेस ये वाले होंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट हो सकता है, वो नॉर्मल रिएक्शन हो सकती है, वो काइंड फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, रेस्टोरिंग फोर्स, बायोट फोर्स, सीडो फोर्स, इन्हीं फोर्सेस में से कोई
कोई ना कोई फोर्स होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सारे फोर्सेस जो है इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि जब भी आप आइडेंटिफाई करने लगोगे कि इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आपको पता चले कि ये वेट कब एक्ट होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन कब एक्सर्ट होती है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है एक बॉडी पे, ये टेंशन कब एक्सर्ट करता है एक बॉडी पे, रेस्टोरिंग फोर्स, बायोन फोर्स और सीडो फोर्स कब एक्ट करेंगे। फाइन। सो आई होप कि आपको पर्पस समझ आया होगा कि ये जो फोर्सेस मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, इनका क्या करना है हमें। क्योंकि बेटा फोर्सेस होंगे, इसके बाद ही तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी फिर ही जाके आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट जो निकालना है वहां से। तो देखो बेटा, पहले इन फील्ड फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ये जो फील्ड फोर्सेस है ना, बेसिकली इनको हम फील्ड फोर्सेस इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज टाइप ऑफ फोर्सेस exert on a given object because of their field। तो इसके लिए आपके पास फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हम जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशन आपका एक यूनिट है 11th क्लास में, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहाँ आप फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 12th क्लास फिजिक्स में आपका जो पहला यूनिट है चार्जेस के रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, वो ये है कि ये जो फोर्सेस है ना, फील्ड फोर्सेस, ये जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होते हैं तो इन फोर्सेस को एक्सर्ट करने के लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं होता। कांटेक्ट मान लो, इसका मतलब है ये देखो ऑब्जेक्ट, क्या अभी इस ऑब्जेक्ट पे ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है? द आंसर इज यस। हाँ, इस पे अभी अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। इसका मतलब अभी इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींच रही है। अर्थ इज एक्सर्टिंग ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। इसका मतलब ये नहीं ना कि अर्थ ऊपर आ गई फिर इसको इसके साथ कांटेक्ट में आ गई फिर फोर्स एक्सर्ट होगा। देखो, एक फोर्स होता है, मुझे इस बोर्ड पे फोर्स एक्सर्ट करना है, तो मैंने ऐसे बोर्ड के साथ कांटेक्ट, अपना हाथ बोर्ड के साथ कांटेक्ट में लाया और अब पुश कर रहा हूं इसको, ऐसे ऐसे पुश कर रहा हूं। तो ये मैं इस बोर्ड पे फोर्स एक्सर्ट तब कर सकता हूं जब मैं इसको पहले इसके कांटेक्ट में आ जाऊंगा, फिर मैं पुल या पुश कर सकता हूं। तो कुछ फोर्सेस हैं जिनके लिए कांटेक्ट जरूरी है, और कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिनके लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्रोटॉन है, ये मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? करेगा। हाँ, क्या ये जरूरी है कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कांटेक्ट में ना आ जाए तब तक ये फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा? नहीं, कांटेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, दूर से भी ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इसका मतलब जो फोर्स चार्जेस में होता है या जो फोर्स दो मासेस में होता है, तो वो फोर्स कांटेक्ट के बिना भी एक्सर्ट होता है। तो ऐसे ही फोर्सेस को हम कहते हैं बेटा फील्ड फोर्सेस, जिनके लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगा, और एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो मासेस के बीच में, जो एक मास दूसरे मास पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन शायद आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी कि कितना फोर्स होता है दो चार्जेस में। सो दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्सर्ट होता है, दो मासेस के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट इज G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में निकालने के लिए उन दो ऑब्जेक्ट्स का मासेस का पता होना जरूरी है और उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, एंड जी इज ए कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह जो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा दो चार्जेस के बीच में, तो वहां पे दो चार्जेस का होना जरूरी है, पता होना जरूरी है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। एंड K इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, दिस नॉट ए कांस्टेंट, बट फॉर द प्रेजेंट लेवल डिस्कशन वी कैन टेक दिस K एज ए कांस्टेंट। ठीक है बेटा? तो बहरहाल ये हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने यूनिट में, और इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स ज्यादा यूज होगा, फील्ड फोर्सेस में से जो फोर्स ज्यादा यूज होगा, वो फोर्स जो है बेटा आपका वेट है, दैट्स अ वेट। तो पहली बात याद रखेंगे, देखो इस वेट के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो कब फील्ड फोर्सेस होंगे? चार्जेस के, मान लो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का अपना एक मास है, तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट के नजदीक कोई दूसरा मास लाएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट की आपको बनानी है फ्री बॉडी डायग्राम।
तो इसका मतलब इस पे आपको देखने हैं ना कौन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप कोई मास इसके नजदीक लाओगे, मान लो ये m डैश है दूसरा मास, तो ये m डैश इसको अपनी ओर खींचेगा। हाँ, तो ये आपने ये फोर्स जो है ना, ये कौन सा फोर्स है, दिस इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, आपकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको दिखाना पड़ेगा। चलो इसका नाम हम रखेंगे एफ जी। एफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो अगर इस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज भी है, कितना चार्ज है, क्यों, तो मैंने यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट लाया, इसके पास भी चार्ज है, तो ये चार्जड पार्टिकल अब इस चार्जड बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करेगा। चलो अगर इसने इसको रिपल किया तो वो फोर्स ऐसे होगा, तो इसको दिखाना पड़ेगा। इसका नाम हम रखते हैं एफ ई। एफ ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली जब आप किसी भी बॉडी पे दिखाते हो ना कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, तो वहां इस बात का ख्याल रखना है कि अगर उस बॉडी के पास मास है तो इसको कोई भी बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको फ्री बॉडी डायग्राम में। हाँ, अब अगर उस बॉडी के पास चार्ज है तो उस बॉडी को कोई भी वो बॉडी जिसके पास चार्ज है वो उस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। तो उस फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ जी से। अगर मास से होगा इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर चार्ज से फोर्स होगा वी कॉल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे ये है, चलो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा इसके रिलेटेड हम ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व तब करेंगे जब हम इस ग्रेविटेशनल और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटेल में अपनी अपनी यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फील्ड फोर्सेस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है ना बेटा, वो आपका वेट है। वेट वेट जो है ना बेटा, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का ही नाम है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ही नाम है, पर ये उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करती है। पर कौन करता है, अर्थ। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है मास m है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, उस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं इसका वेट। तो जो वेट है ना बेसिकली इट्स नॉट मास, मास इज समथिंग डिफरेंट। मास इज basically the unit of mass is kg. It's basically the quantity of matter possessed in a given body, and weight is a force. वेट जो है ये फोर्स है, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड वेट इज फोर्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो जब मैं कभी भी आपको बताऊंगा बेटा बताओ ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी का मास m है, बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है कि अगर इसके पास मास है तो इसको जरूरी अर्थ अट्रैक्ट करेगी, और अर्थ के अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं वेट। तो जब अर्थ किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है ना, वो हमेशा अट्रैक्शन होती है, अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। उस अट्रैक्शन को जो अर्थ किसी भी बॉडी पे एक्सर्ट करती है, उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं वेट। सो वेट इज द नेम गिवन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच इट एक्सर्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट होगा, इसका मतलब है कि इस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है बेटा, जो भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ना उसमें अगर मास दिया होगा तो हम उसका वेट लेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पहली बात बेटा, वेट कब होगा, एक ऑब्जेक्ट का वेट कब होगा, जब उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, क्योंकि जब उसके पास मास होगा तभी उसको अर्थ अट्रैक्ट कर पाएगी अपनी ओर। तो व्हेनेवर देयर इज मास देयर विल बी वेट। ठीक बेटा, दूसरी बात, ये जो वेट है ना, इस वेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वेट, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो आप याद रखेंगे बेटा वेट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू mg, हमेशा याद रखेंगे। मान लो अगर इसका मास 100 kg है तो आप m 100 ले लो, और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 100 into 10 1000 न्यूटन, तो इसका मतलब इसका जो वेट है दैट इज 1000 न्यूटन। इसका मतलब इस पे जो अर्थ फोर्स कर रही है ना एक्सर्ट, उसका मैग्नीट्यूड है 1000 न्यूटन। ठीक है, तो पहली बात बेटा वेट कब होगा, एक ऑब्जेक्ट का वेट कब लेना है आपको, जब उसका मास दिया होगा। दूसरी बात बेटा, इस वेट का मैग्नीट्यूड कितना लेंगे आप, mg। what is m? m is the mass of the object. what is g? g is the acceleration due to gravity. ठीक है बेटा, तीसरी बात बेटा, इस वेट की डायरेक्शन कैसे लेंगे आप, इस वेट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे लेंगे, कौन सी डायरेक्शन लेंगे इस वेट की, हमेशा याद रखो बेटा, लॉज ऑफ मोशन में हमेशा याद रखो कि जो वेट की डायरेक्शन होती है ना, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अर्थ जो है वो अर्थ ऐसे होगी, अगर ये नीचे ग्राउंड सरफेस मैंने दिखाया ना, ग्राउंड सरफेस का मतलब यही अर्थ है, तो यही अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगी।
हमेशा हम ट्रीट करते हैं कि जो ग्राउंड सरफेस होता है वो डाउनवर्ड में होगा, मतलब जो अर्थ होगी वो नीचे होगी, तो यही अर्थ जो इस बॉडी पे वेट फोर्स एक्सर्ट करेगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो जब भी आप वेट दिखाएंगे वो आप हमेशा दिखाएंगे डाउनवर्ड्स। देखो इसका क्या मतलब है, इसको अंडरस्टैंड कर लो बेटा। इस वेट की डिटेल्स हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, यहाँ खाली इसको आप एक फोर्स की नजर से देखो कि ये फोर्स कब लेना मुझे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है। देखो मान लो ये मेरे पास एक ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चलो यहाँ बनाते हैं। तो इसका मास m है, तो मैं बताऊंगा, बताओ पहला फोर्स कौन सा है जो इस पे एक्ट करेगा। तो आपको मास दिख रहा है, इसका मास दिया है, तो आप पहले बताएंगे इस पे इसका वेट होगा। अर्थ इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसका ही नाम है वेट, तो वो वेट इस पे एक्सर्ट करेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा। जब उसको दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, एक एरो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ दिखाओ और उस एरो के लास्ट में लिखो mg। यही जो है ना बेटा, ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इसी फोर्स का नाम है बेटा वेट, और इस मैग्नीट्यूड कितना है इसका mg, और डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। समझ आ रहा? आपकी बॉडी की पोजीशन कैसे भी हो, कैसे भी ऑब्जेक्ट हो, कैसे भी खड़ा हो, कैसे भी अटैच्ड हो, हमेशा वेट का वैल्यू mg होता है, m है उसी का मास और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमेशा इसको डाउनवर्ड दिखाना। फॉर एग्जांपल ऐसे ये दूसरी डायग्राम है, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इट इज एन दिस ऑब्जेक्ट इज हैंगिंग और उसका मास m डैश है। जरा मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट पे वेट होगा? होगा, क्योंकि मास दिया है, तो कितना वेट होगा? अगर इसी पे दिखाएंगे आप, थ्री बॉडी डायग्राम के बदले इसी पे दिखाएंगे तो आप ऐसे दिखाएंगे, ये इसका वेट है। अर्थ वगैरह नहीं दी होगी, आप डायरेक्ट दिखाएंगे, वेट से डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। तो डायरेक्टली डाउनवर्ड का मतलब है नीचे से अर्थ इसको अपनी ओर पुल कर रही है बेसिकली, ठीक है, इसलिए डाउनवर्ड दिखा रहे हैं। तो कितना वेट होगा इसका मास m डैश है, तो m डैश को मल्टीप्लाई करेंगे g, तो ये इसका वेट। ठीक है, जरा मुझे बताओ ऐसे बेटा, अगर अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, अगर आपके पास इंक्लाइनेड प्लेन है, मान लो ऐसा प्लेन है आपके पास और ये ग्राउंड सरफेस ऐसे है, तो ये आपका इंक्लाइनेड वेज है। तो अगर मान लो कोई ब्लॉक यहाँ पे खड़ा है तो इसका मास है m, इसका भी वेट होगा। फिर कैसे दिखाएंगे इसका वेट? मैंने बेटा कहा ना एक एरो ड्रा करो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब ये नहीं, डाउनवर्ड का मतलब ऐसे ऐसे इसका वेट दिखाना है आपको। इसका मास कितना है m, तो वेट होगा बेटा mg। सो वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। याद रखो ये, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mg, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जरा ऐसे दिखाओ, अगर ये ऐसे मान लो कोई वॉल है, दीवार है, तो इस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऐसे टंगा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास m है। बताओ वेट कैसे होगा? वेट दिखाना है तो ऐसे दिखाओ, दिस इज वेट, mg इज द वेट। तो समझ आ रहा है? वेरी गुड। जरा ऐसे दिखाओ बेटा, यही तो एग्जांपल्स आगे जाके आपको सॉल्व करनी है। मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस, और इस ग्राउंड सरफेस पे एक ऐसा एक ट्रायंगल शेप्ड वेज है, ऐसे ये एक ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट इस पे खड़ा है। तो अब यहाँ पे एक रस्सी ऐसे लगाई है, तो एक डब्बा ऐसे रखा है इस पे, ठीक है, इस डब्बे का मास है m1। यहाँ से एक और रस्सी लगाई है, तो एक और डब्बा रखा है इस पे ऐसे, इसका मास है m2। ठीक है बेटा, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, मैंने कहा ना फ्री बॉडी डायग्राम जब बनानी है तो पहले डिसाइड करना होता है किसकी बनानी है। मान लो अगर m1 की दिखानी है फ्री बॉडी डायग्राम, बताओ बेटा m1 का वेट किस डायरेक्शन में होगा? तो यहीं से डायरेक्ट एरो डाउनवर्ड, तो इसका वेट होगा m1g। ठीक है, अब अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो इसका वेट होगा ऐसे डायरेक्ट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मास है कितना m2, तो वेट होगा m2g। समझ आ रहा बेटा? तो ऐसे करके आप वेट की जो है फ्री बॉडी डायग्राम में वेट जो है इसको दिखाते हो। मान लो एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, ऐसे अगर ऐसे होगा आपका, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक रस्सी है, फिर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, फिर एक स्प्रिंग है, फिर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। अभी खाली हमने वेट पढ़ा ना, इसलिए खाली वेट दिखाओ। जरा m1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे m1 दिखाना है, फिर इस पे फोर्सेस दिखाने हैं। अभी खाली वेट दिखाओ, ये m1 है ना, तो वेट किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड। कितना फोर्स? m1g, शाबाश। अगर m2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो m2 दिखाओ यहाँ से। अब m2 पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? वेट तो पहले करेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? m2g। ठीक है बेटा, मास दिया होगा, g मल्टीप्लाई कर लो तो आपके वेट का वैल्यू आ जाएगा। शाबाश। तो बेटा दिस वाज योर वेट।
तो आपने याद रखा वेट कब आप लेंगे, जब मास दिया होगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका वेट भी होगा। तो वेट का मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, mg, और वेट की डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट फील्ड फोर्सेस। ठीक है बेटा, तो इस फील्ड फोर्सेस में सबसे ज्यादा जो कॉमन फोर्स हम यूज करेंगे ना वो यही वेट है, इसलिए मैंने इस वेट को पहले आपको दिखाया आराम से। इसके बाद दूसरे फोर्स पे आते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा जैसे कि नाम में ही है इसके कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब है ये कॉन्टैक्ट फोर्स तब एग्जर्ट करता है जब दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होगा। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होगी तो वहीं पे जो इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, तो उस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे या वहां से एक फोर्स ऑरिजिनेट होता है। तो वो फोर्स दोनों बॉडीज जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगी, दोनों बॉडीज एक दूसरे को जो है एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं और उस फोर्स का नाम है कांटेक्ट फोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो अभी यहाँ पे बोर्ड है ना, चलो मैंने अपने हाथ को इस बोर्ड के कांटेक्ट में लाया, इसका मतलब यहाँ एक फोर्स डेवलप होगा। हाँ, वो फोर्स, ये जो बोर्ड है इसका कांटेक्ट मेरे हाथ के साथ है, तो इसका मतलब है मेरा हाथ जो है ये फोर्स एक्सर्ट करेगा बोर्ड को, और ये जो बोर्ड है ये वापस एक्सर्ट करेगा फोर्स मेरे हाथ पे। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, ये दोनों बॉडीज पे एक्ट करेगा। मेरा हाथ उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो जो बोर्ड है वो मेरे हाथ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है बेटा, इट फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड अपोजिट। जिन दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट है, दोनों एक दूसरे, इस कांटेक्ट फोर्स का रीजन है कांटेक्ट। जब कांटेक्ट है तभी जाके ये फोर्स है। और ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना बेटा, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ चार्जेस है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स है। जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें से ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसका नेचर इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स इन नेचर है ये। पर यहाँ पे हम उस नेचर को छोड़ो, यहाँ पे डायरेक्टली याद रखते हैं कांटेक्ट फोर्स कब होगा बेटा, जब कांटेक्ट होगा, जब किसी भी, मान लो यहाँ पे अगर ये बॉडी है मेरी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब इस पे कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट कब करेगा, जब इसका किसी के साथ कांटेक्ट होगा। ये जो बॉडी है, जिसका इसका इस बॉडी के साथ जिस बॉडी का कांटेक्ट होगा ना, वही बॉडी इस पे कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगी, और इन टर्न ये बॉडी उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखाते हैं कि इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, ना कि ये किस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि इस पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ब्लॉक ए है, ठीक है, तो नीचे से ग्राउंड है, जरा बताओ इस बॉडी पे अभी कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा? हाँ, क्योंकि ये बॉडी अभी इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट फोर्स है। तो कैसे कांटेक्ट फोर्स है, ये ब्लॉक ये जो ब्लॉक है ब्लॉक ए, ये इस अर्थ पे कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इन टर्न वो जो अर्थ है वो इस पे वापस कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करती है। तो दिस इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, नो, दिस फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट। और इसमें याद रखेंगे बेटा, ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, तो इस कॉर्नर पे मैंने एक ब्लॉक को ऐसे रखा, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ए को रखा। जरा मुझे बताओ इस ब्लॉक ए का जो कांटेक्ट है ना, किस किस साइड से है? अगर देखेंगे, एक तो है इसका कांटेक्ट नीचे से अर्थ है या नीचे से एक सरफेस है, और इस साइड से भी कांटेक्ट, तो यहाँ से कांटेक्ट फोर्स एक यहाँ से होगा, दूसरा कांटेक्ट फोर्स यहाँ से एक्सर्ट होगा। तो याद रखो, खाली इसमें ये बेसिक टर्म आपको याद रखनी है, व्हेनेवर देयर इज ए कांटेक्ट देयर विल बी कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हमको अलग अलग लेना पड़ेगा कांटेक्ट फोर्स। बेसिकली बेटा ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, इस फोर्स को हम रिजोल्व करते हैं, इसके हम दो कंपोनेंट्स, इसको हम डिवाइड करते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और एक कंपोनेंट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका सरफेस है और ये आपका एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ना, दिस ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद द गिवन सरफेस, नीचे से सरफेस है तो इस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में। तो चलो हम ऐसे करेंगे काम, हमको खाली वो वाले फोर्सेस दिखाने हैं जो इस ब्लॉक पे एक्सर्ट होंगे।
देखो बेटा, ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनानी है तो आपको वही फोर्सेस दिखाने हैं जो इस पे एक्ट करेंगे। मान लो अभी इस पे एक्ट करेगा, ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड इस पे कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करवाएगा, ये ग्राउंड इस पे कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा। इन टर्न ये भी उस पे वापस कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, पर ये जो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमको नहीं दिखाना है। ग्राउंड पे कैसे करेगा उसके साथ हमें नहीं लेना देना, हमको जो ग्राउंड इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो दिखाना है, क्योंकि हमको इस पे दिखाने हैं एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो हम लेंगे जो ग्राउंड ने इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करा वो ये है। लेट अस सपोज दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमने एक आर्बिट्री डायरेक्शन ले ली, तो इसका मैं नाम रखूंगा एफसी। यही जो फोर्स है ना ये ग्राउंड ने इस बॉडी पे एक्सर्ट किया है और इसका मैंने नाम रखा है एफसी। फिर हम क्या करते हैं बेटा, ये जो एफसी है ना इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन इसको ब्रेक करते हैं और इस एक वेक्टर को हम दो वेक्टर बनाते हैं। एक कंपोनेंट हम इसका लेते हैं जो इस सरफेस के पैरेलल में होगा और एक कंपोनेंट हम लेते हैं जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। कौन सा सरफेस? वही सरफेस जो इस ब्लॉक के कांटेक्ट में है। ये जो यहां पे है ना एरिया ऑफ कांटेक्ट, यही सरफेस, ये जो सरफेस है ना यही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। जब इसके आप दो हिस्से करोगे ना, एक कंपोनेंट इसका उस डायरेक्शन में करना है जो इस सरफेस के पैरेलल में रहे और एक कंपोनेंट इस फोर्स का उस डायरेक्शन में लेना है जो इस सरफेस जहां पे कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर में रहे। इसका मतलब चलो हम ऐसे करते हैं, ये जो फोर्स है एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, ठीक है बेटा। लेट अस सपोज अगर ये मान लो, अगर ये बेटा आपका एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये जो f है ना fc, इसका क्या मैग्नीट्यूड आएगा, ये fc है तो ये fc cos थीटा, ये fc sin थीटा, तो ये बनेगा आपका fc cos ऑफ थीटा, तो बेटा ये यहां से बनेगा आपका fc sin ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। अब याद रखो ये जो इसका जो कंपोनेंट है ना जो परपेंडिकुलर रहा अब इस कांटेक्ट सरफेस पे, हाँ ये बेसिकली ये कंपोनेंट हो या ये कंपोनेंट हो, दोनों तो इसी के कंपोनेंट्स हैं। हाँ अब देखो बेटा, ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना जो सरफेस को अब परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला फोर्स, इसी को हम कहते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। और ये वाला जो कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल में आ जाएगा इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। याद रखो इसका मतलब फ्रिक्शन हो या नॉर्मल रिएक्शन हो, ये दोनों बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं किस फोर्स के? कांटेक्ट फोर्स के। इसका मतलब जब कांटेक्ट होगा तभी कांटेक्ट फोर्स होगा और जब कांटेक्ट फोर्स होगा तभी आपकी नॉर्मल रिएक्शन भी होगी और तभी आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। तो चाहे फ्रिक्शन हो या नॉर्मल रिएक्शन हो, याद रखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फोर्सेस के लिए। किस किस के लिए? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के लिए द कॉन्टैक्ट इज मस्ट। जब तक इनका किसी बॉडी के साथ या किसी दूसरे सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट ना होगा, जब तक एक ऑब्जेक्ट का दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट ना होगा, तब तक उस ऑब्जेक्ट पे ना तो नॉर्मल रिएक्शन ही एक्सर्ट करेगा ना तो फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्सर्ट करेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए याद रखो इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये जो FC है ना, ये जो FC है इसके दो कंपोनेंट किए आपने, इस FC के दो कंपोनेंट, एक तो फ्रिक्शन एक तो नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब अगर आप फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को वापस जोड़ोगे ना, ऐड करोगे तो आपका कांटेक्ट फोर्स बनेगा। जरा मुझे बताओ बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन में एंगल कितना है? ये फ्रिक्शन यहाँ से, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से, तो एंगल 90 डिग्री है। जरा इन दो फोर्सेस को ऐड कर लो वेक्टर एडिशन से, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब इस a और इस b, इस फोर्स और इस फोर्स में एंगल 90 डिग्री है तो लास्ट वाली टर्म 0 बनेगी, तो ये जो FC है ये आपका निकलेगा बराबर, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। हमेशा याद रखो बेटा ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना आपको, तो पहले आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालो और फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो, फिर इस इक्वेशन से आप कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू निकालो। और अगर इस कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, जरा मुझे बताओ बेटा, ये जो यहाँ आपने लिखा, आपने क्या लिखा? दिस FC साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू F, इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। और यहाँ से क्या लिखा बेटा आपने? FC cos ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लो बेटा, FC कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर निकलेगा बेटा? F/n। तो बेटा हम जब फ्रिक्शन अंडरस्टैंड करेंगे ना, फ्रिक्शन का टॉपिक, तो हम वहां जाके पढ़ेंगे
कि इस एंगल का एक पर्टिकुलर नेम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो tan थीटा है इसको शायद वहां पे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जो इक्वेशन है इसको रहने दो, अभी खाली आप याद रखो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फोर्सेस को। कांटेक्ट फोर्स के बदले हम लेते हैं या तो नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन को, और नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो या फ्रिक्शन, दोनों किसके कंपोनेंट्स हैं, कांटेक्ट फोर्सेस के। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये आप याद रखेंगे। चलो बेटा, अब मैं आपको क्या करवाता हूँ, इस नॉर्मल रिएक्शन को हम अलग से देखते हैं। ये कैसे फ्री बॉडी डायग्राम में आ जाता है इसको हम अलग से देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। फ्रिक्शन इज रिलेटिवली अ बिगर टॉपिक, फ्रिक्शन जो है ये बड़ा टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम आराम से डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपने क्या याद रखा, नॉर्मल रिएक्शन कब होगा, जब कांटेक्ट होगा, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली कांटेक्ट फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन को कैसे डिनोट करेंगे आप, एन से, जैसे वेट को कैसे डिनोट करते थे mg से, नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट करेंगे एन से, और फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है बेटा, जब कांटेक्ट होगा तभी ये फोर्स होगा। और याद रखेंगे जितने कांटेक्ट्स होंगे, अगर एक बॉडी का कांटेक्ट तीन साइड से है, तो इसका मतलब है उस बॉडी पे तीन नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली नाम रखेंगे n1 n2 n3 या n डैश n डबल डैश n ट्रिपल डैश, जितने कांटेक्ट्स उतने आपके नॉर्मल रिएक्शंस। तो बेटा जरा यहाँ बताओ, ये सरफेस है, ये बॉडी है, बताओ बेटा इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे आप। नॉर्मल रिएक्शन जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो कैसे दिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे वेट दिखाते थे डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, ये जो बेटा सरफेस है ना, इसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, तो ये ऐसे दिखाएंगे एन, ये नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे एक्ट करता है। ये फोर्स कौन इस पे एक्सर्ट करता है, नीचे वाला सरफेस, तो ऑब्वियसली ये भी करता होगा ना उस पे फोर्स एक्सर्ट। हाँ, अगर आप अर्थ की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस पे जो इसका फोर्स है ना, वो आप डाउनवर्ड दिखाएंगे। शाबाश बेटा, अगर कभी ऐसे होगा, मान लो ये सरफेस है, ये वॉल है, तो ऐसे आपका ऑब्जेक्ट इस ऐसे लटका हुआ है, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इसको नॉर्मल डालो तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है ऐसे आएगी। समझ आ रहा है। अगर मान लो ऐसे है आपका, ये आपकी सीलिंग है, हाँ, तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है हवा में, तो जरा नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे बेटा। नॉर्मल रिएक्शन आपको सरफेस को नॉर्मल डालना है, तो सरफेस ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ सकती है। जैसे वेट में आपने देखा ना, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं है, इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी राइटवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, इट कैन बी एनी डायरेक्शन, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। जरा बेटा अगर ऐसे होगा, ये मान लो इंक्लाइनेड सरफेस है आपका, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जरा इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे आप। इस वाले सरफेस को, ऑब्जेक्ट को नॉर्मल नहीं, जिस पे ये खड़ा है उस सरफेस पे नॉर्मल डालना है आपको, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी। समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो देखो बेटा, और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि जितना ये आपका क्लियर होगा उतने आगे जाके जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो इजी लगेंगे। जरा मुझे ऐसे दिखाओ, ये मान लो बेटा सरफेस है, तो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ये ब्लॉक सी है, ठीक है। एक एक करके मुझे बेटा नॉर्मल रिएक्शंस दिखाओ। पहले ए पे, ए की फ्री बॉडी डायग्राम, ए की अलग बताओ, ए पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगी। ए का दो साइड से कांटेक्ट है, ए तो नीचे साइड से है, नीचे वाला सरफेस पे जब नॉर्मल डालोगे तो ऐसे आएगा, उसका नाम आप रखो फॉर एग्जांपल n1, ठीक है। तो ए पे एक फोर्स आएगा ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर उसका नाम हमने रखा n1, शाबाश। और ए का जो कांटेक्ट है ना वो बी से है, तो ए पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा कौन करेगा, बी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस एक्सर्ट करती है ऑब्जेक्ट पे, तो इस ए पे एक और फोर्स एक्सर्ट होगा, कौन करेगा, बी। किस डायरेक्शन में करेगा, ऐसे करेगा, क्योंकि आपको इस वाले सरफेस पे डालना है नॉर्मल, तो ऐसे आएगा, तो इसको आप रखेंगे बेटा नाम n2, ठीक है। ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम ए की। जरा बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ पे बी पे कौन कौन सा फोर्स, बी का कितने साइड से कांटेक्ट है, तीन, नीचे से, राइट से, लेफ्ट से। तो बी पे जो फोर्सेस होंगे, पहले नीचे वाला ग्राउंड इसको ऊपर की और नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करवाएगा, इस सरफेस पे नॉर्मल, तो ऐसे आएगा, सपोज इसका नाम रखेंगे n3, ठीक है। फिर ए जो है इसको कांटेक्ट में है,
ए और बी के बीच में कांटेक्ट है, तो बी पे जो है कांटेक्ट फोर्स ए, नॉर्मल रिएक्शन ए एक्सर्ट करेगा ऐसे, तो इस डायरेक्शन में एक और नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे बी ने ए को जो फोर्स एक्सर्ट किया था उसका नाम रखा था ना आपने N2। अब ए की बारी है, ए अब वापस वही फोर्स करेगा ना एक्सर्ट बी पे, तो इसका मतलब जब आप बी पे दिखाओगे ना राइट वर्ड फोर्स, इसका नाम N2 ही रखना है, क्योंकि जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा। ये हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे, एक्शन रिएक्शन। देखो बेटा ए और बी के बीच में कांटेक्ट है, तो ए बी ने ए को धक्का दिया ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन। तो जब आपने ए दिखाया तो आपने ये जो धक्का है ना, ये जो फोर्स है ना, ये N2 दिखाया, ये ए को किसने दिया है? बी ने। फाइन। अब जब आपने बी की डायग्राम बनाई है, तो जो ए को बी ने धक्का दिया था, तो बी तो वापस धक्का देगी, तो बी ने जो वापस धक्का दिया तो उसका नाम आपने N2 रखा। N2 क्यों? क्योंकि अगर ये 10 न्यूटन का होगा, ये भी 10 न्यूटन का होगा, इक्वल होना चाहिए ना। अब यहाँ उस डायरेक्शन में, यहाँ उस डायरेक्शन में, याद रखो ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। अब इसे एक पॉइंट याद रखो, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं, एक ही बॉडी पे कभी नहीं एक्ट करेंगी। एक्शन इस पे एक्शन, इस पे रिएक्शन, या आप इसको एक्शन मान लो, इसको रिएक्शन। देखो एक फोर्स इस पे, एक इस पे, दोनों एक दूसरे पे कभी नहीं एक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, शाबाश। ये बी, और बी पे कौन सा नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे? बी का कांटेक्ट सी से भी है, तो सी उसको ऐसे धक्का देगा, हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी। एक और फोर्स N3 तो रखा आपने, अब इसका N4 रख लो। ठीक है, तो आया ना बी पे, बी के तीन साइडों से कांटेक्ट था ना, नीचे राइट लेफ्ट, तो तीन कांटेक्ट, तीन नॉर्मल रिएक्शंस आ गई। अभी हम खाली नॉर्मल रिएक्शंस दिखा रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स में एक इंपॉर्टेंट जो फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन। शाबाश। जरा अब सी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले सी को ग्राउंड देगा ऊपर की ओर, इसका नाम रखेंगे N5। ठीक है, और सी ने बी को धक्का दिया था ना ऐसे, उसका नाम रखा था N4। अब बी सी को वापस देगा। जब सी की डायग्राम बनाओगे तो सी पे दिखाना है ना कौन कौन सा फोर्स है। तो अभी बी की बारी थी, जब आपने बी की डायग्राम बनाई तब आपने खाली वो फोर्सेस दिखाने हैं जो बी पे एक्ट करते हैं। अब जब सी की डायग्राम बना रहे हो तो वो वाले फोर्सेस दिखाओ जो सी पे एक्ट करते हैं। तो सी पे अभी कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? बी देगा ना धक्का ऐसे, तो जब सी ने बी को धक्का दिया था N4 न्यूटन से, तो बी वापस देगा, तो इसका नाम आपको N4 ही रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ बेटा, आई होप कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। यही ना, अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो गई ना, तो आपकी इक्वेशन गलत होगी, आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो बहुत कॉशियस रहना इसमें कि डायरेक्शन आप एग्जैक्टली दिखाए। जरा एक और इसी पे एक और केस देता हूँ। मान लो ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ब्लॉक है बेटा ए, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक बी, और फिर तीसरा ब्लॉक है ब्लॉक सी। ठीक है बेटा, एक एक करके हम सबकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जरा पहले ए की बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, खाली नॉर्मल रिएक्शंस अभी दिखाते हैं। लास्ट में हम कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम जब दिखाएंगे ना, तो फिर सारी फोर्सेस दिखाएंगे। अभी खाली नॉर्मल रिएक्शंस दिखाओ। ए पे कितने नॉर्मल रिएक्शंस होंगे? जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉन्टैक्ट तो नीचे से है ऊपर से, एक तो अर्थ इसको फोर्स एक्सर्ट करेगी, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, ये हमेशा पुल करती है, ये हमेशा धक्का देती है। तो अर्थ पे कौन कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा? एक ग्राउंड, जब ग्राउंड ए को धक्का देगा तो ऊपर की तरफ देगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका नाम रखो N1। और ए को धक्का बी भी देगा ना, बी जब धक्का देगा ए को तो नीचे की ओर देगा, तो वो फोर्स इस सरफेस को परपेंडिकुलर रखना है, तो ऐसे दिखाना है, इसका नाम रखो N2। ये आपके ए के दो फोर्सेस, ए पे जो दो कांटेक्ट फोर्सेस, दो नॉर्मल डायरेक्शंस है वो दिखाए। अब बी की बारी, दिखाओ बी पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा। बेटा बी पे एक साइड से ए है, एक साइड से बी है, बी को धक्का देगा ए जब इसको धक्का देगा तो ऊपर की डायरेक्शन में देगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? ये N2 फॉर द ऑब्वियस रीजन। समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि ए को बी ने नीचे दिया था ना पुश, अब ए बी को ऊपर की तरफ वापस पुश करेगा, जितना ये फोर्स है उतना ये भी होगा। खाली फर्क है, यहाँ ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी थी, यहाँ ए वाले फोर्सेस, ए पे कौन से फोर्सेस है वो दिखाने थे, यहाँ बी पे कौन से फोर्सेस है वो दिखाने। बी को सी भी पुश करेगा नीचे की ओर, तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ये इसका नाम रखोगे आप नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, देखो बेटा इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, दिस इज बी,
एक ही डायरेक्शन से फोर्सेस दिखाओ। मान लो यहाँ से आपने n3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखा दी ना, यही से आप ऐसे n2 की डायरेक्शन अपवर्ड दिखा सकते हो, देयर इज नो इशू। या आप ऐसे इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर से है ना n2 अपवर्ड, ये जो n3 है ना डाउनवर्ड, इसको ऊपर से ही नीचे की तरफ दिखाना है n3। ये डायग्राम ये डायग्राम ये डायग्राम सेम है, खाली आपको डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। जरा बेटा सी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सी पे तो एक ही तरफ से कांटेक्ट है, नीचे से तो एक ही फोर्स आएगा, इसका मतलब है बी, सी ने बी को धक्का दिया था ना ये n3 से, अब यही n3 ऊपर दिखाना है, दिस इज n3, ठीक है। यहाँ पे ये n3 किसका फोर्स था, ये सी का फोर्स था, किस पे था, बी पे। यहाँ पे ये n3 किसका फोर्स है, ये बी का फोर्स है, किस पे है, सी पे, ठीक है बेटा। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा आप। चलो एक एग्जांपल और देता हूं इसकी मैं, क्योंकि जितनी वेरिएशन ज्यादा होगी ना आपकी एग्जांपल्स में, तो उतने आपके प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से बनेंगे लेटर ऑन। जरा मुझे ऐसे बताओ बेटा, मान लो ये है, ये एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ऐसे है, आपने एक लैडर को लाया है, लैडर समझ रहे हो ना, सीढ़ी, ये ऐसे, दिस इज अ लैडर, लैडर हो या कोई रॉड हो ऐसे। जरा नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, रॉड पे इधर ही दिखा दो बेटा, कांटेक्ट दो पॉइंट, एक तो यहाँ पे कांटेक्ट है, एक तो यहाँ पे कांटेक्ट है, यही है ना, दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो दो नॉर्मल रिएक्शंस हो गए इस रॉड पे। एक तो यहाँ दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाओगे, इस कांटेक्ट किस सरफेस से है, ऐसे इस सरफेस से, तो इसी को नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, ऐसे इसका नाम रखो n1। और यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो इस सरफेस के साथ है, तो इसी सरफेस को नॉर्मल ड्रा करो, तो ऐसे आएगा n2। समझ आ रहा है कैसे हम नॉर्मल रिएक्शंस दिखाते हैं। जरा ऐसे बना बताओ मुझे, ये दो सरफेसेस हैं, तो आपने एक बॉल को रखा बीच में, ये आपकी एक बॉल, जरा कैसे नॉर्मल रिएक्शन, एक कांटेक्ट यहाँ है दूसरा यहाँ है ना, तो यहाँ जब नॉर्मल रिएक्शन ड्रा करोगे तो ऐसे, इसका नाम रखो n1, यहाँ जब नॉर्मल रिएक्शन ड्रा करोगे तो ऐसे, इसका नाम रखो n2। समझ आ रहा है बेटा, शाबाश। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में था। अब देखो, अब आपका फ्रिक्शन, चलो इस फ्रिक्शन के बारे में खाली अभी एक बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस फ्रिक्शन को डिटेल में हम आगे जाके देखने वाले हैं। अभी एक बात याद रखो बेटा फ्रिक्शन के बारे में। पहली बात तो ये है कि फ्रिक्शन तब होगा जब कांटेक्ट होगा, और फ्रिक्शन जो है ये सरफेस के पैरेलल में होगी। अब पहले एक चीज यहाँ याद रखो बेटा, ये जो फ्रिक्शन है ना बेटा, ये एक बॉडी पे, मान लो ये आपकी बॉडी है, याद रखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए पहली कंडीशन है, इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा, पहली कंडीशन जब इस बॉडी का किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट हो, जो कि अभी है, इसका कांटेक्ट अभी ग्राउंड के साथ है। पर खाली कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा, याद रखो। नॉर्मल रिएक्शन के लिए खाली यही क्राइटेरिया है, अगर कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। पर फ्रिक्शन के लिए यही खाली क्राइटेरिया नहीं है, इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इट इज द क्राइटेरिया दैट देयर मस्ट बी कांटेक्ट, बट इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। बट नॉर्मल रिएक्शन के लिए द कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इज द ओनली क्राइटेरिया, यहां याद रखो बेटा। हमारा क्वेश्चन है कि इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कब एग्जर्ट करेगा। याद रखो मैं क्या बता रहा हूं। पहली बात, आपको देखना है कि इसका किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, शाबाश। पहला आपने देखा कांटेक्ट होना चाहिए, अगर कांटेक्ट है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या देखना है आपको, दूसरा पॉइंट है कि ये जो बॉडी है ना बेटा, द बॉडी शुड हैव अ टेंडेंसी टू मूव और द बॉडी शुड बी मूविंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बॉडी है ना, जिस सरफेस के साथ में इसका कांटेक्ट है, या तो ये बॉडी उस सरफेस पे मूव करनी चाहिए, या तो ये बॉडी, आइदर द बॉडी शुड बी मूविंग ऑन दैट सरफेस, ये बॉडी उस सरफेस पे मूव करनी चाहिए, स्लाइड करनी चाहिए, रोल करनी चाहिए। और अगर ये मूव नहीं कर रही है, फिर द बॉडी शुड हैव अ टेंडेंसी टू मूव, बॉडी में एक टेंडेंसी हो मूव करने की। इसका मतलब ये है, ये मेरा हाथ है फ्लैट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस पे रखा, कांटेक्ट में आ गया, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर, क्या ये अभी मूव करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, क्योंकि नीचे से हाथ फ्लैट है। अब मैंने इसी फ्लैट हाथ को ऐसे
टिल्ट किया, क्या अभी इस पे जो ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है क्या अभी ये मूव करने की कोशिश कर रहा है? डेफिनेटली यस। अभी इस बॉडी में एक टेंडेंसी है गिरने की, पर इट इज नॉट फॉलिंग, ये गिर नहीं रहा, पर गिरने की कोशिश ये कर रहा है। अगर ऐसे रखोगे तो द बॉडी इज नॉट ट्राइंग टू फॉल। अगर ऐसे रखोगे, देखो, it should fall but it is not falling. The body, this body is at rest with respect to this object. The body is not falling but this object has a tendency to fall. यही इंपॉर्टेंट है बेटा। एक ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करेगा? मैंने कहा पहला, जब उसका किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट होगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, ये जो ऑब्जेक्ट है या तो ये उस सरफेस पे स्लाइड करनी चाहिए, मूव करनी चाहिए, या तो ये बॉडी उस सरफेस पे रोल करनी चाहिए, मतलब मूव करनी चाहिए। नीचे से टायर्स लगे होंगे तो रोल करेगा, टायर्स नहीं होंगे तो स्लिप करेगा या स्लाइड करेगा। जरूरी है। अगर ये स्लाइड कर रहा है या स्लिप कर रहा है और किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे, तो फ्रिक्शन होगा डेफिनेटली। या अब अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, then the object should have a tendency to slide or the object should have a tendency to roll. तब इसका मतलब है, देखो, ये जो टेंडेंसी की बात कर रहा हूं ना मैं, ये आगे जाके बहुत ज्यादा क्लियर होगा। जब इस ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, मान लो, क्या अभी इस बॉडी पे कोई फोर्स इस वाली डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास कोई टेंडेंसी अभी नहीं है मूव करने की। अब मैं इसको धक्का दे रहा हूं ऐसे, I am applying a force F, but the body is not moving. कभी ऐसा होता है ना कि हम धक्का देते हैं किसी बॉडी को तो वो मूव नहीं करती, उसका मास हैवी होती है बहुत, वो बॉडी तो मूव नहीं करती। तो मान लो ये वही केस है, आप धक्का दे रहे हो बट द बॉडी इज नॉट मूविंग। तो कम से कम ये तो समझ आ रहा है ना आपको कि अभी जब आप धक्का दे रहे हो तो द बॉडी इज ट्राइंग टू मूव, बट somehow it is not able to move. अभी इसके पास टेंडेंसी है मूव करने की। अगर आप इस फोर्स को हटाओगे ना ऐसे, क्या अभी ये बॉडी कोशिश कर रही है मूव करने की? नहीं। सो देयर इज नो फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन नहीं है। फिर अगर ये कोशिश नहीं कर रही है मूव करने की, या अगर इफ द बॉडी इज नॉट ट्राइंग टू मूव, देन देयर इज नो फ्रिक्शन। हाँ, अब देखो बेटा, अब जब आपने फोर्स एक्सर्ट किया ऐसे, बॉडी तो कोशिश कर रही है आगे जाने की, क्योंकि आप पीछे से धक्का दे रहे हो बट द बॉडी इज नॉट मूविंग। अभी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अभी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अभी जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना बेटा, उस वाले फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये अभी बॉडी रेस्ट में ही है ना, बट द बॉडी इज ट्राइंग टू मूव। जब तक ये बॉडी रेस्ट में है और कोशिश कर रही है मूव करने की, तब तक जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको डिटेल में आगे बताऊंगा, पर ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अब अगर आपने फोर्स एक्सर्ट किया और बॉडी चली विद सर्टेन वेलोसिटी, विद सर्टेन एक्सेलरेशन, जो भी है, बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में होती है ना, एंड द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद सर्टेन सरफेस, जिस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में है उसी सरफेस पे ये मूव कर रही है, तब जाके भी इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। जब मूव कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही है। अब जब मूव नहीं कर रही है, उस टाइम पे आपको देखना है कि क्या ये कोशिश कर रही है मूव करने की। अगर ये कोशिश कर रही है मूव करने की, तब जाके फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर ये कोशिश नहीं कर रही मूव करने की, तब जाके नहीं है। हाँ, अब अगर ये मूव कर रही है, इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन दिस सरफेस, तब जाके ये जो सरफेस है, ये इस पे डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। और उस वाले फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करती है ना, स्लाइड करती है, स्लिप करती है, मान लो ये जो अभी है हमारा दिस डस्टर, अभी ये कांटेक्ट में, तो स्लिप, ये अभी मूव कर रहा है ना, देखो बेटा, ये स्लिप कर रहा है ना इस पे। इसका मतलब जब ये मोशन में है ना बेटा, ये अभी बोर्ड जो है इस डस्टर पे अभी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये बोर्ड इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसी का नाम फ्रिक्शन है। अभी जब ये मोशन में है तो इसका नाम है, इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर आप नीचे से टायर लगाओगे इसमें, टायर फिर ऐसे चलाओगे, तो ये स्लिप करने के बजाय रोल करेगा, फिर उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। समझ आ रहा है बेटा? शाबाश। तो देखो, बेसिकली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है बेटा काइनेटिक, और तीसरा होता है रोलिंग। जरा बताओ, तीनों के लिए कांटेक्ट जरूरी है।
क्योंकि तीनों फ्रिक्शनल फोर्स तब एक्सर्ट होंगे जब कांटेक्ट होगा। बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बेटा डिनोट करते हैं स्मॉल एफ और छोटा सा एस। काइनेटिक फ्रिक्शन को स्मॉल एफ छोटा सा के, और रोलिंग फ्रिक्शन को स्मॉल एफ छोटा सा आर। ठीक है बेटा, बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? ये सरफेस है, इस पे बॉडी है, ठीक है, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ग्राउंड, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कब? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तभी होगा ना जब कांटेक्ट होगा। तो इसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, तो ये ग्राउंड इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट कब करेगा? तब जब ये बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, जब इस बॉडी में टेंडेंसी होगी मूव करने की, पर ये मूव नहीं कर रही है, खाली इसमें टेंडेंसी है मूव करने की। और वो टेंडेंसी कब होगी? जब इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, जब इसको आप धक्का दोगे, जब इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। शाबाश। जैसे अभी इस पे फोर्स है पर द बॉडी इज नॉट मूविंग, द बॉडी इज एट रेस्ट। क्या अभी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है। उस फ्रिक्शनल फोर्स का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? वो इस अनबैलेंस्ड फोर्स के अपोजिट में होगी। क्योंकि अगर ये फोर्स आप धक्का दे रहे हो, द बॉडी शुड मूव, अगर ये मूव नहीं कर रही है इसका मतलब कोई अपोजिट फोर्स इसको रोक रहा है ना, और वो अपोजिट फोर्स ही तो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्राउंड इसको नहीं आगे जाने देता। अगर ऐसे है बेटा, ऐसे है, ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या अभी इसकी टेंडेंसी है मूव करने की? ऑब्वियसली है। क्यों? आगे जाके हम पढ़ेंगे। मान लो ये अगर इसका mg है ना बेटा, और अगर ये मान लो थीटा है, तो हम इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे, ये mg cos ऑफ थीटा, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, तो ये mg sin ऑफ थीटा। तो बताओ इस बॉडी को अभी कौन आगे की ओर खींच रहा है? mg sin थीटा। सो ये बॉडी जो है ये मूव करनी चाहिए। अगर ये रुकी हुई है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब इसके अपोजिट में कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वही तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब तक ये रेस्ट में तब तक फ्रिक्शन का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्सर्ट करेगा? व्हेन अ बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव बट इज नॉट मूविंग। और दिस स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। जो अनबैलेंस्ड फोर्स इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, उसी के अपोजिट होती है। समझ आ रहा है? सो दिस वाज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कब बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन कब? काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्सर्ट करता है जब आपके पास एक सरफेस है और उस एक सरफेस पे जो ब्लॉक है, बॉडी है, ये मूव कर रहा है। when the body is sliding over other surface, ये बॉडी स्लाइड कर रहा है दूसरे सरफेस, तब जाके ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसी फोर्स का नाम है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जरूरी है। देखो ये हाथ अभी इस हाथ पे स्लाइड कर रहा है ना, तो अभी जो फोर्स मेरे हाथों के बीच में है वो स्टैटिक है कि काइनेटिक? काइनेटिक, क्योंकि अभी मोशन में और स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है बेटा, स्लाइडिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे? जैसे आपने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज अपोज टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। जो अनबैलेंस्ड फोर्स मूव करने की कोशिश करता है उसी के अपोजिट में है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की याद रखो बेटा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है ना, इट कैन बी अलोंग द सेम डायरेक्शन और इट कैन बी अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी। ये दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज अपोजिट मोशन। याद रखो बेटा, ये मिसकॉन्सेप्शन है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन इन फैक्ट सपोर्ट्स मोशन समटाइम्स। ये कभी मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये है कि दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मैंने डिटेल में पढ़ा है। रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब है कि फ्रिक्शन हमेशा चाहती है कि रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। रिलेटिव मोशन, एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिलेटिव में जब मूव करता है, ये मोशन किसी तरह रुक जाए। ये रिलेटिव मोशन स्टॉप करवाता है फ्रिक्शन। तो स्टॉप करवाने के लिए जिस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना, जिस डायरेक्शन में इसको एग्जर्ट होना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में ये एग्जर्ट होगा। देखो इसका क्या मतलब है, देखो मैं ऐसे समझाता हूं इसको। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप याद रखो, दैट द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। याद रखो। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो बेटा, ये ग्राउंड है, ऊपर से एक सर्फ, ये ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ना, ये मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी। क्या ये ग्राउंड अभी इसको फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? यस, बिकॉज द बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर दिस सरफेस। और इस फ्रिक्शन का नाम क्या है? काइनेटिक, क्योंकि मोशन में।
अब मुझे बताओ बेटा, देखो रिलेटिव जो ग्राउंड इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा। देखो आपको क्या करना है, ये इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, या तो आप फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा पैरेलल होता है सरफेस को, या तो आप आगे इस डायरेक्शन में दिखाओगे या पीछे दिखाओगे फ्रिक्शनल फोर्स। देखो कैसे दिखाना है बेटा, आपको करना है काम, जब जब ये ग्राउंड इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स का जो पर्पस है, मकसद है, वो चाहता है कि ये जो ऊपर वाला डब्बा अभी चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड खुद रेस्ट में है, और जो रेस्ट में है वो चाहता है कि जो बाकी मेरे पे जो अभी स्लाइड कर रहे हैं वो भी रेस्ट में आ जाए। इसको अंडरस्टैंड कर लो। देखो रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है वो चाहता है कि जिस बॉडी पे मैं फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करूं वो उसी हालत में आ जाए जिस हालत में मैं खुद हूं। इसका मतलब है अगर ग्राउंड रेस्ट में होगा तो ये चाहेगा कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में आ जाए। अगर ग्राउंड खुद मूव कर रहा है और इस ग्राउंड की वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो जब ग्राउंड इसको फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, ये ग्राउंड चाहेगा कि वो भी ज्यादा वेलोसिटी के साथ चले। अब अगर ग्राउंड मोशन में है पर इसकी वेलोसिटी उस डब्बे की वेलोसिटी से कम है, तो ग्राउंड जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा ये चाहेगा कि इस डब्बे की भी वेलोसिटी कम हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल यहां पे ग्राउंड है ना, जो अभी ग्राउंड है इट इज एट रेस्ट, तो डब्बे पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, यही सरफेस नीचे वाला ग्राउंड, या तो आगे डायरेक्शन में या पीछे डायरेक्शन में। तो मैंने कहा जो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है वो अपने अपने कंडीशन के हिसाब से करता है। खुद जो ग्राउंड है ना, खुद जो ग्राउंड है ये रेस्ट में, तो ये चाहेगा ये ब्लॉक भी रेस्ट में आ जाए। ब्लॉक को रेस्ट में लाने के लिए बताओ फ्रिक्शनल फोर्स आगे की डायरेक्शन में होना चाहिए कि पीछे की डायरेक्शन में। अगर ये ऐसे मूव करा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा, तो ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम पे आप ऐसे दिखाएंगे बैकवर्ड एफ के, तो यहाँ तो एफ के अपोजिट टू वी है, पर कभी ये एफ के पैरेलल टू बी वी हो सकता है। देखो देखो ऐसे दिखाऊंगा मैं, इधर देखो बेटा, देखो ये 3 केसेस में दिखाऊंगा, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी। ए बी पे फ्रिक्शन करेगा, हमें बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो ए है ना, ए ये अभी रेस्ट में है, और ये जो बी है ना ये ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव कर रहा है विद दिस वेलोसिटी। जरा मुझे ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बी की भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के दो, क्योंकि ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब ए बी पे फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा और बी ए पे फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब ऐसे देखो, अगर आपने ए दिखाया तो ए पे कौन फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा, बी, शाबाश। तो बी जब फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा ए पे, तो बी अभी मूव कर रहा है, ए इज एट रेस्ट, तो बी चाहेगा ना कि ए जो है ए भी मूव करे। जैसे बी मूव कर रहा है वैसे ए बी चाहेगा ए भी मूव करे। अगर बी चाहता है कि ए भी मेरी तरह मूव करे, अगर ए भी बी की तरह मूव करेगा ना विद सेम वेलोसिटी, तब जाके इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो बनेगी, और पर्पस तो वही है, रिलेटिव मोशन जीरो बननी चाहिए। तो इसका मतलब जब ए पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा बी जब ए पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, बी चाहेगा कि ए अब अगर रेस्ट में है, ए जो है ए मूव करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब बी जब ए पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा सेम डायरेक्शन में करेगा एक्सर्ट जिस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है। सो दिस इज एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। जरा बी पे दिखाओ ए किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स करेगा एक्ट, बी पे कौन करेगा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट, ए। बी पे दिखाना है आपको फ्रिक्शनल फोर्स, पर करेगा कौन एक्ट, ए खुद रेस्ट में, तो ए चाहेगा ना कि बी भी रेस्ट में आ जाए। बी को रेस्ट में लाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स वो ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे जो न्यूटन थर्ड लॉ भी सेटिस्फाई हुआ, अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ आया? अब देखो, अब अगर यही कंडीशन ऐसे होगी, अब अगर ऐसे होगा बेटा, मान लो इस बी की जो वेलोसिटी है ना बेटा ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ए की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ए और बी एक दूसरे पे चल रहे हैं, बी की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट ए, बी की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट ए दैट इज 10, ए की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज 20। तो स्लाइडिंग हो रही है ना, सरफेस पे स्लाइडिंग हो रही है, शाबाश। जरा ए पे फ्रिक्शनल फोर्स दिखाओ किस डायरेक्शन में आएगा,
ए पे कौन करेगा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट? बी। शाबाश। अब बी या तो इसको आगे धक्का देगा या तो पीछे खींचेगा। शाबाश। अब देखो क्या करना है बेटा, बी की जो वेलोसिटी है ना वो 10 इस ए से ज्यादा है कि कम है? तो बी की वेलोसिटी ए से कम है। अगर बी की खुद की वेलोसिटी कम है तो वो चाहेगा ना कि ए की वेलोसिटी भी कम हो जाए। ए की वेलोसिटी कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। अब अगर बी पे दिखाना है फ्रिक्शन, बी पे कौन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा? ए जो है वो ए बी से तेज चल रहा है, तो ए चाहेगा बी भी तेज चले, तो बी को तेज चलाने के लिए उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा। आई होप समझ आता होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बेटा देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन में खाली देखना है अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है जो इसको मूव करने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन अपोजिट आएगा, सिंपल। ठीक है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको देखना है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में तो रिलेटिव मोशन हो रही है। अब जरा मुझे बताओ, अगर दोनों की यहाँ पे इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, बताओ व्हाट इज, will this A exert any frictional force on B, or will this B exert any frictional force on A? The answer is no. Why? Because friction opposes relative motion, और यहाँ पे relative motion है ही नहीं। इसकी motion 10 है, इसकी motion 10 है। What is relative motion? That is 10 minus 10, that is 0। तो यहाँ पे frictional force exert होगा ही नहीं, ना A B पे करेगा ना B A पे करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स तब एक्सर्ट करेगा व्हेन टू बॉडीज हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। अगर दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम है ना, तब जाके फ्रिक्शन नहीं होगी। जरा मुझे बताओ बेटा, ये मान लो एक गाड़ी है और इस गाड़ी में ये डब्बा है। ठीक है बेटा, ये गाड़ी जा रही है आगे। जरा बताओ इस डब्बे पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ये डब्बा इसी गाड़ी पे है, ट्रेलर इस पे पीछे से ये जो डब्बा है। बताओ जब ये गाड़ी आगे जा रही है ना विद वेलोसिटी v, बताओ इस डब्बे पे फ्रिक्शनल फोर्स का किस डायरेक्शन में होगा? देखो आप क्या करेंगे बेटा, आप ऐसे करेंगे, अगर इस डब्बे और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ना होता, अगर इस डब्बे और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ना होता, जब गाड़ी आगे चलती तो ये डब्बा पीछे से गिरता। अभी ये नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे की डायरेक्शन में है। समझ आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन एक्सर्ट करने वाला है अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, जरा अगर ऐसे डब्बा होगा, ये जो डब्बा है बेटा, अगर ये डब्बा रुका हुआ है, if the velocity of this block is 0, बताओ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है? तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अभी ये गिरने की कोशिश कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब फ्रिक्शन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डब्बा है ना बेटा, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, ये नीचे आ रहा है, तो बताओ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? तो इस पे फ्रिक्शन करेगा ना एक्सर्ट ये वेज, ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल खुद तो रेस्ट में है, तो ये चाहेगा ना कि ये डब्बा भी रेस्ट में आ जाए, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ करेगा एक्सर्ट, उसका नाम होगा एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर ये डब्बा जो है, ये डब्बा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ऐसे, हाँ, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? वो कौन एक्सर्ट करेगा? ये नीचे वाला ब्लॉक खुद रेस्ट में, ये चाहेगा कि ये ऊपर ना चढ़े, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट होगा, तो ये होगा एफ के। समझ आ रहा है बेटा? तो बाकी जो है इसके रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं वो मैं आगे दिखाऊंगा, जैसे हम पढ़ेंगे ना आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे भी मैं इसको दिखाऊंगा बेटा। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक चीज याद रखेंगे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फॉर्मूला है ना, इसका जो वैल्यू है वो होता है बेटा म्यू एस इंटू एन। ये आप याद रखो अभी, म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको मैंने डायरेक्शन बताई किस डायरेक्शन में होगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट इज म्यू एस इंटू एन। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन का, दैट इज म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये मैं आगे एक इसके लिए अलग सा, अभी मैं खाली आपको इन जो फोर्सेस की है ना बेसिक आइडेंटिटी बता रहा हूँ। इस फ्रिक्शन को मैं आगे भी डिस्कस करने जा रहा हूँ आराम से। ठीक है, तो अभी याद रखो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का जो, हाँ, अब रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्सर्ट होता है? इसके लिए सिंपल है, जब रोल करेगी बॉडी। मान लो ये अभी मेरे हाथ में रोल कर रही है ना, तो इस मार्कर पे जो अभी मेरा हाथ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है
वो रोलिंग फ्रिक्शन है, और इसकी डायरेक्शन भी वैसे ही निकालनी है जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा म्यू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो है आर। देखो तीनों इक्वेशन में अगर देखेंगे, आप देखेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब भी फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन दी होगी तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उस कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर स्लाइड हो रहा है तो उस कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर रोल हो रहा है तो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और इन तीन कांस्टेंट्स के बारे में बेटा याद रखना, सबसे ज्यादा वैल्यू होता है म्यू एस का, इसके बाद बेटा म्यू के का, और सबसे कम वैल्यू होता है म्यू आर का। इसीलिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का यूजुअली, मगर लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन का। ये आगे जाके मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, दैट इज आर। आर इज रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी। जो बॉडी रोल कर रही है उसका रेडियस कितना, सो जितना उसका रेडियस ज्यादा होगा उतना उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम एक्सर्ट करेगा। और एक चीज जो आप याद रखेंगे वो है कि ये म्यू एस, म्यू के और म्यू आर, ये म्यू एस और म्यू के जो है ना, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो इसका मतलब ये म्यू एस जो है ये यूनिट लेस बन जाएगा। ना तो यूनिट म्यू एस का है, ना तो यूनिट म्यू के का है, पर इस म्यू आर का यूनिट है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये रेडियस यहाँ आएगी तो म्यू आर का यूनिट बन जाएगा मीटर। चलो तो ये भी आगे दिखाता हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो हल्का सा एक आइडिया आ गया ना फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, शाबाश। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब देखो हम बात करेंगे टेंशन की, ठीक है बेटा। देखो ये जो टेंशन है ना बेटा, फोर्स ऑफ टेंशन, ये फोर्स ऑफ टेंशन एक बॉडी पे तब एग्जर्ट होता है जब उस बॉडी को कोई स्ट्रिंग अटैच्ड होगी, क्योंकि टेंशन बेसिकली एग्जर्ट होता है एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से। एक रस्सी या एक स्ट्रिंग अगर किसी बॉडी को अटैच होगी तो वो रस्सी जो उस बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करेगी, उसी रस्सी वाले फोर्स का नाम हम देते हैं टेंशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, तो मैंने एक रस्सी लाई यहाँ से, हाँ, तो इस रस्सी से मैं खींचता हूँ ऐसे, आई एम पुलिंग। अब याद रखो ये जो रस्सी है ना ये हमेशा पुल करेगी, ये पुश कभी नहीं कर सकती। आप रस्सी से पुश नहीं कर सकते, आप रस्सी से खींच सकते हो। तो बेटा ये जो रस्सी है ना, यू कैन ऑलवेज पुल वायर दिस यूजिंग दिस स्ट्रिंग, और इस रस्सी से जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट होगा उसी का नाम हम देते हैं टेंशन। तो आप जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, आप ऐसे दिखाओगे, जिस डायरेक्शन में ये रस्सी है उसी डायरेक्शन में एक ऐसे वेक्टर दिखाओगे और एक ऐसे फोर्स दिखाओगे, उसका नाम रखोगे टेंशन। तो याद रखोगे टेंशन कब होता है बेटा, ऑब्जेक्ट पे टेंशन एक्सर्ट कब होता है, whenever there is string, there will be tension, but that string must be pulling the object। और टेंशन के बारे में हमेशा याद रखोगे, टेंशन ऑलवेज पुल्स, ये टेंशन हमेशा खींचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक रस्सी है, फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्या हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको जो रस्सी है ना, बता ये रस्सी इसको अभी ऊपर की ओर खींच रही है। अगर ये रस्सी ना होती तो ये अभी नीचे गिरता, तो इसका मतलब दिस स्ट्रिंग इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट अपवर्ड। अब ये नीचे नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है, अपनी ही जगह है। पर जब आप फोर्स दिखाएंगे ना इस ऑब्जेक्ट पे, हाँ, बट और रस्सी किस डायरेक्शन में, ऊपर, सो रस्सी हमेशा क्या करती है, पुल। तो आप दिखाएंगे इस पे जो टेंशन है वो अपवर्ड है, ऐसे इट इज टी। अब अगर मैं यहाँ एक और रस्सी दिखाऊंगा, फिर एक और ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा, हाँ, अब कितनी रस्सियां आ गई। तो जैसे इससे पहले मैंने कहा था कि जितने कॉन्टैक्ट्स उतने नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे भी याद रखना बेटा, जितनी स्ट्रिंग्स उतनी टेंशंस, जितने स्ट्रिंग्स उतनी टेंशन। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कितने स्ट्रिंग्स है, ऊपर से एक, तो आपने उसका नाम रखा T1। अब नीचे से एक और रस्सी है, एक और स्ट्रिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग है इस ऑब्जेक्ट को खींचेगी नीचे और ऐसे, तो इसका नाम रखेंगे T2। आप याद रखो बेटा, देखो अब अगर आप ये वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे इसको जो ये रस्सी है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में खींचेगी, ऊपर। तो इस पे जब टेंशन आप दिखाएंगे T2, वो दिखाएंगे ऊपर। बेसिकली डिपेंड है ना आप ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहे हो। अगर इसको खींचना है इस रस्सी से तो नीचे की ओर खींचोगे, इसलिए मैंने नीचे की तरफ दिखाया। अब अगर इस डब्बे को खींचना है इस रस्सी से, तो खींचने का मतलब है ना ऊपर की डायरेक्शन, इसलिए आपने टेंशन जो है ऊपर की डायरेक्शन में दिखाया। समझ आ रहा है? फिर से देखो बेटा, टेंशन कब एक्सर्ट हो रहा है, whenever there is string there will be tension, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट क्या है, टेंशन ऑलवेज पुल्स। किसको पुल करेगा, जो आपका सिस्टम होगा। देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये मान लो आपका सरफेस है और इस सरफेस पे ये एक डब्बा है, यहाँ से एक रस्सी है, ये दूसरा डब्बा है बी, एक रस्सी है, ये तीसरा डब्बा है सी, एक रस्सी ऐसे है। ठीक है, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है बेटा, सी, पहले सी बताओ, सी को एक रस्सी यहाँ से खींचती है। जब भी आप रस्सी लोगे ना, स्ट्रिंग लोगे, तो आपको खींचना है, फिर देखोगे कि क्या किस डायरेक्शन में आएगा। सी लोगे, ये जो रस्सी है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस सी को किस डायरेक्शन में खींचेगी, ऐसे पुल करेगी। तो इस वाली, इसमें जो टेंशन एग्जर्ट होगा उसका नाम रखो T1। अब ये दूसरी स्ट्रिंग है, अगर इस स्ट्रिंग से इस सी को खींचना है, क्योंकि स्ट्रिंग से हमेशा खींचा जा सकता है, पुश नहीं किया जा सकता, पुल किया जा सकता है। अब अगर इस स्ट्रिंग से इस सी को खींचना होगा तो कैसे खींचोगे, ऐसे। तो इसका नाम रखोगे T2। हो गई सी की फ्री बॉडी डायग्राम, आ गई ना दोनों टेंशंस। अब अगर बी की बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके पास दो रस्सियां हैं, एक यहाँ से एक इस साइड से। ये रस्सी, इस रस्सी से इस स्ट्रिंग से अगर बी को खींचना होगा तो कैसे खींचोगे, इस साइड से, तो ऐसे दिखाना है टेंशन। तो इस टी का अभी इसमें इस स्ट्रिंग में टेंशन का नाम T1, इसमें टेंशन का नाम T2, इसमें टेंशन का नाम T3। अब बी को जब ये स्ट्रिंग खींचेगी तो उस टेंशन का नाम है ना T2। देखो देखो बेटा, सी पे भी जब आपने, सी पे जब इस स्ट्रिंग का टेंशन दिखाया तो उस डायरेक्शन में दिखाया, बी पे जब इसी स्ट्रिंग का टेंशन दिखाया तो इस डायरेक्शन में दिखाया। ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम सी था, तो सी को खींचना था, रस्सी हमेशा खींचती है, तो इसको खींचेगी उस डायरेक्शन में और इसको खींचेगी वापस डायरेक्शन में। शाबाश। तो जरा, और T3 बी के लिए T3 किस डायरेक्शन में होगा, ये रस्सी इस बी को खींचेगी ना इस डायरेक्शन में, तो T3 होगा ऐसे। जरा ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ए पे T3 किस डायरेक्शन में होगा, खींचो ऐसे, तो ऐसे आएगा, T3 ऐसे आएगा। समझ आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस टेंशन के लिए मैं अलग लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह, उसमें इस टेंशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आप लर्न कर लो कि टेंशन तब होता है जब स्ट्रिंग होगी, टेंशन हमेशा खींचता है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है उस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो खींचो उसको। ठीक है, फिर वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको खींचना है, आपको फोर्स दिखाना है। ठीक है बेटा, और इस टेंशन के लिए याद रखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। जो आपके पास रस्सी है ना, ये जो रस्सी है, मान लो एक यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट है, बीच में एक ही रस्सी है। अब याद रखो बेटा, अगर इस रस्सी का, इस स्ट्रिंग का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, अगर इसमें इसका जो मास है वो बहुत कम है, तो फिर इसको कहते हैं दैट द स्ट्रिंग इज मासलेस। फिर आप हर इस रस्सी में हर एक पॉइंट पे एक ही टेंशन दिखा सकते हो और उसका नाम रखो T। मतलब अगर इस स्ट्रिंग का खुद का मास बहुत ज्यादा कम है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू दिस मास और दिस मास। फिर आप जब भी ये स्ट्रिंग यूज होगी ना, इसके लिए हो या इसके लिए हो, दोनों के लिए एक ही वैल्यू लेना है आपका टेंशन, देन द टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। हाँ, अब अगर इसके लिए लोगे तो ऐसे दिखाओगे T, बिकॉज इसको ऐसे खींचेगी। इसके लिए लोगे तो ऐसे दिखाना है T। ये जो आपने यहाँ पे भी T दिखाया, यहाँ पे भी T दिखाया, ये इसलिए दिखा रहे हो, इसका ये तब दिखाना है जब स्ट्रिंग आपकी मासलेस होगी। अब अगर मासलेस नहीं है, फिर यहाँ पे ये T अलग होगा, ये होगा मान लो T1, ये वाला T होगा फिर T2, ये अलग अलग वैल्यूज होंगे इसके। As long as the string is massless, the tension at every point is taken as same। हाँ, अब फिर अगर दूसरी रस्सी है, दूसरी स्ट्रिंग है, फिर दूसरा टेंशन, पर एक ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन हम तब लेते हैं जब उस स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल हो। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्सेलरेशन के बारे में याद रखेंगे, चलो एक्सेलरेशन तो बहरहाल हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये स्ट्रिंग जो है ना, अगर ये नॉन स्ट्रेचेबल है, अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब ये जो है इस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती, इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, मतलब जब आप इसको खींचोगे इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, उस स्ट्रिंग को हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है, नो मैटर हाउ यू हार्ड स्ट्रेच इट। अगर इसको आप स्ट्रेच करोगे भी इसकी लेंथ रहेगी कांस्टेंट, उसको कहते हैं हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में जो एक्सेलरेशन होता है वो हर एक पॉइंट पे होता है सेम।
तो चलो इस पॉइंट को हम आगे भी देखते हैं, पर यहाँ याद रखो कि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है देन एक्सेलरेशन इज सेम। देखो इन स्ट्रिंग्स के बारे में एक और चीज आती है, उनको हम कहते हैं पुल्ली। देखो बेटा दिस इज योर पुल्ली। देखो पुल्ली किसको कहते हैं, ये मान लो वो ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से मैं एक इस स्ट्रिंग मैंने अटैच की, यही स्ट्रिंग यहाँ से आ जाती है, ये सेम स्ट्रिंग है। आपने देखा होगा वो मोटर जैसा, इस स्ट्रिंग को मैं खींचूंगा ना तो ये जो है ना यहाँ पे ये ऐसे रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होती, ये जो स्ट्रिंग है ये स्लिप नहीं होती इस पे, ये रोटेट करता है। जब इसको मैं यहाँ से खींचूंगा ना नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से नीचे खींचूंगा वहां ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो बीच वाला रोटर है ना ये रोटेट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पुल्ली। अब देखो जब भी आप पुल्ली दिखाओगे, पुल्ली के दो साइड से स्ट्रिंग, ये एक ही स्ट्रिंग है, ये यही स्ट्रिंग है ना, तो अगर ये एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से आपने लाई है सेम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग अगर एक ही है तो टेंशन एक ही आएगा, पर उसके लिए मास लेस होनी चाहिए स्ट्रिंग। और याद रखोगे अगर ये जो स्ट्रिंग है ना, इफ दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है, फिर जाके आप जितना टेंशन इस डायरेक्शन में दिखाओगे उतना ही टेंशन इस डायरेक्शन में भी होगा। फिर दोनों साइड से दोनों डायरेक्शन से दोनों साइड से टेंशन सेम होगा। ये स्ट्रिंग एक ही है तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट आप स्ट्रिंग का लोगे तो ये खींचेगा ना, इसलिए मैंने टेंशन नीचे दिखाया। तो ये वाला पार्ट स्ट्रिंग का लोगे तो ये भी खींचेगा, इसलिए टेंशन मैंने नीचे की तरफ दिखाया। समझ आ रहा है? तो इसी तरह कभी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है हमारी, बड़ी प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल ये एक पुली है, ये एक स्ट्रिंग है, तो एक मास यहाँ पे अटैच है, फिर यहाँ से ये सेम रस्सी है, फिर यहाँ हमने एक और पुली लगाई, फिर यहाँ पे एक और मास यहाँ पे अटैच किया, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे एक और पुली लगाई हमने, यहाँ से एक और मास अटैच किया और यहाँ से एक और मास अटैच किया। देखो कितनी पुलीज है बेटा, पुली नंबर 1, दिस इज पुली नंबर 2 एंड दिस इज पुली नंबर 3। ये बेसिक लेक्चर है आज का, इंशाल्लाह आगे जाके यही करना है हमको, आपको एक आइडिया आ जाता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सो ये पुली है, मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने हैं यहाँ पे, ये एक स्ट्रिंग है नंबर 1, ये दूसरी स्ट्रिंग है सारी 2, ये तीसरी स्ट्रिंग है, तो टेंशन 3 होंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन दिखाओगे तो पुल करेगा तो ऊपर की तरफ दिखाना है T1, इस ऑब्जेक्ट के लिए दिखाओगे तो ऊपर की तरफ दिखाना है T1, यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1, क्यों? क्योंकि एक ही रस्सी है। अगर इस स्ट्रिंग इस पुली के लिए दिखाओगे तो इसी टेंशन को नीचे की ओर दिखाना है T1, ऐसे दिखाना है T1। जरा यहाँ पे अगर ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी का टेंशन इस ऑब्जेक्ट पे दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे क्योंकि रस्सी खींचेगी। अब इसी रस्सी का टेंशन इस पुली पे दिखाओगे तो नीचे की तरफ दिखाओगे T, यहाँ से दिखाओगे तो खींचेगी T, इसी टेंशन का इफेक्ट इस पुली पे दिखाओगे तो ऊपर की तरफ दिखाना है T। तो याद रखो जिस ऑब्जेक्ट पे आपको इफेक्ट दिखाना है ना उसको खींचना है, फिर चाहे वो मास हो या चाहे वो पुली हो। और जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। ठीक है बेटा? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट फिलहाल स्ट्रिंग्स का। तो इसके बारे में जब प्रॉब्लम्स दिखाएंगे तब आराम से इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल इनके आइडियाज आप इस क्लास में ले लो। अब इलास्टिक फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स। इस इलास्टिक फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स के लिए बेटा याद रखो जैसे टेंशन तब होगा जब स्ट्रिंग होगी, और इस इलास्टिक फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स के लिए आप प्राइम एक चीज याद रखो, ये यूजुअली ये फोर्स हम लेते हैं तब जब आपके पास स्प्रिंग हो, जब स्प्रिंग अटैच होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा एक यूनिट है इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स, वहां पे भी पढ़ेंगे। जब एक बॉडी डिफॉर्म होती है तो वहां अंदर से एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट होता है जो उसकी शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, उसी को इलास्टिक फोर्स कहते हैं। पर यहाँ पे आप छोड़ो, यहाँ पे आप खाली याद रखो कि इलास्टिक फोर्स तब एक्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट पे जब उस ऑब्जेक्ट के साथ एक स्प्रिंग अटैच हुई हो और वो स्प्रिंग या तो कंप्रेस हुई हो या तो इलोंगेट हुई हो। देखो बेटा ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे ना तो ये आपको ऐसे वापस पुश करेगी, क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, उसी फोर्स को आप रेस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स कहते हो या स्प्रिंग फोर्स कहते हो, और उस स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है kx।
ये k जो है ये है कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, और ये जो x है ये बेसिकली है कि आपने इसको कितना कंप्रेस किया है या आपने इसको कितना इलोंगेट किया है। अगर इसकी नेचुरल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, आपने इसको कंप्रेस किया और बनाया 7 सेंटीमीटर, तो आपने इसको कितना कंप्रेस किया, 10 माइनस 7 इज 3 सेंटीमीटर आपने इसको कंप्रेस किया, तो यही 3 सेंटीमीटर आपका x बन जाता है। तो इसका अगर आपको फिर निकालना होगा ना कि इस स्प्रिंग में कितना रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो होगा k इंटू एक्स, दैट इज k इंटू 3। अब इस k का वैल्यू दिया होगा तो आप आंसर निकालेंगे। इसी तरह ये कंप्रेशन में था, अगर इसी स्प्रिंग को आप इलोंगेट करेंगे ऐसे, हाँ 10 सेंटीमीटर की थी आपने 15 सेंटीमीटर की बनाई इसको, ये जो स्प्रिंग है ना ये वापस खींचेगी, ये चाहती है कि अपनी शेप रिगेन हो जाए। इसमें x का वैल्यू कितना आएगा, 15 माइनस 10 5, तो इस x को k मल्टीप्लाई करो तो फोर्स का वैल्यू आ जाता है। तो याद रखो ये बेटा, जब भी एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगी ना एक स्प्रिंग, और उस ऑब्जेक्ट ने उस स्प्रिंग को किया होगा कंप्रेस या इलोंगेट, वो स्प्रिंग उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करती है। या तो वो स्प्रिंग खींचेगी या तो पुश करेगी, या तो पुश करेगी या पुल करेगी, ये डिपेंड है कि स्प्रिंग कंप्रेस हुई है कि स्प्रिंग इलोंगेट हुई है। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे दिखाता हूं मैं बेटा, ये यहां से ये मैंने एक स्प्रिंग ले ली और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब बेटा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये बताओ इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा कि कंप्रेशन होगा, इलोंगेशन। शाबाश, जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा तो ये स्प्रिंग इस डब्बे को वापस खींचेगी ना, शाबाश। तो जब आप इस डब्बे की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आपको इस स्प्रिंग का फोर्स दिखाना पड़ेगा और वो दिखाओगे आप वापस की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, उसका वैल्यू कितना रखोगे, kx। समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होगा, ये स्प्रिंग है, ठीक है, आपने एक डब्बा इसको अटैच किया बेटा, जब आपने एक डब्बे को हैंग किया ना स्प्रिंग से, तो ये बताओ इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, होगी ना बेटा। जब ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी तो ये स्प्रिंग कोशिश करेगी ना वापस आने की, इसका मतलब ये इस डब्बे को वापस ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगी। तो इसका मतलब इस डब्बे पे आप एक फोर्स इस डब्बे पे एक फोर्स दिखाना है आपको, और इस फोर्स का नाम है बेटा kx। ये ऊपर की डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है। तो बेटा अगर कंप्रेशन हो रहा है, मान लो अगर यहाँ पे इस स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, ये डब्बा जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, तो ये कंप्रेस करेगा, तो ये स्प्रिंग जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में होगा, वो बाहर की डायरेक्शन में होगा। अभी इस पे इस डब्बे पे बाहर की तरफ आपको kx दिखाना है। समझ आ रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको जो स्प्रिंग फोर्स है ये कैसे दिखाना है, इसको आराम से देखो। स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स कब एक्सर्ट होगा, whenever there is spring, जब स्प्रिंग अटैच होगी, बट द स्ट्रिंग मस्ट बी आइदर इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड। और स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होता है kx, और इसकी डायरेक्शन ये डिपेंड है, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुई है फिर ये पुश करेगा, अगर स्प्रिंग इलोंगेट हुई है फिर ये पुल करेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्टोरिंग फोर्स। आगे जाके और एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं इसके लिए, इसके मतलब। अब बायोट फोर्स देखो बेटा, बायोट फोर्स के लिए याद रखना है, ये हम पढ़ेंगे, हमारा एक यूनिट आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स इलास्टिसिटी, उसमें मैं बायोट फोर्स के बारे में दिखाऊंगा। पर यहाँ खाली याद रखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हो ना फ्लूइड में, फिर चाहे गैस में कर लो इमर्स, डुबाओ गैस में या फ्लूइड में, लिक्विड में, वो फ्लूइड या वो गैस उस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, उसको वापस धक्का देता है, अपवर्ड फोर्स एक एक्सर्ट करता है, उसी अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं बायोट फोर्स। तो बायोट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे कब एक्सर्ट होगा, जब वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में इमर्स हुआ होगा। जब फ्लूइड में उसको इमर्स करोगे तो फ्लूइड उस पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, उसी का नाम है बायोट फोर्स। तो मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने फ्लूइड लिक्विड भरा है, तो मैंने इसमें एक डब्बा ऐसे डुबोया, तो ये फ्लूइड इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो हमेशा अपवर्ड की डायरेक्शन में होता है, इसी को हम कहते हैं बेटा बायोट फोर्स। मान लो पैराशूट है, दिस इज योर पैराशूट है, तो ये पैराशूट जो है अभी अभी फ्लूइड में है क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर है, हाँ, तो एटमॉस्फेयर इस पे एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, ऐसे अपवर्ड थ्रस्ट, इसको कहते हैं बायोट फोर्स। तो बायोट फोर्स बताओ बेटा, बायोट फोर्स कब एक्सर्ट होता है, whenever an object is immersed in fluid, that is either in liquid or in gas, the gas or liquid exerts an upward thrust on the body, और उस अपवर्ड थ्रस्ट को हम कहते हैं बायोट फोर्स। और जब आप फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओगे, अगर आपकी बॉडी फ्लूइड में इमर्स है, तब जाके आप उस पे बायोट फोर्स को भी दिखाना है। ठीक है,
सो अब देखो बेटा सीडो फोर्स, इस सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। नॉर्मली हम जब फ्री बॉडी डायग्राम या जब भी एनालाइज करते हैं ना सिचुएशन, तो ये हम हमेशा एनालाइज करते हैं इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशन, जिसके रिगार्ड में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने रिलेटिव मोशन में भी आपको दिखाया था, जिसके तहत, जिसके हिसाब से आप अपनी इक्वेशंस लिखोगे, अपने फोर्सेस दिखाओगे, अपनी वेलोसिटीज दिखाओगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम तब जाके कहते हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये दिस इज अ बिल्डिंग एंड इन दिस बिल्डिंग दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। अगर आपको इस ब्लॉक की मोशन स्टडी करनी है, इस ब्लॉक की मोशन, या तो आप इस ब्लॉक की मोशन स्टडी करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस बिल्डिंग, या तो आप इस ब्लॉक की मोशन स्टडी करोगे विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड ग्राउंड। तो इसका मतलब पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसके तहत आप इसकी मोशन डिस्कस करोगे, या तो आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बिल्डिंग लोगे, या तो बाहर अर्थ लोगे, ग्राउंड। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स होते हैं। अगर ये जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट किया जिसके तहत आप मोशन डिस्कस करोगे, अगर इसकी वेलोसिटी जो है या तो जीरो है या तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या सिंपली याद रखो अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जीरो है, फिर जाके इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो मेरी मोशन अगर आप इस कमरे के रिगार्ड में डिस्कस करोगे ना, और अगर इस कमरे की खुद की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, या इस कमरे की खुद की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इस कमरे की वो जीरो है, फिर मेरी मोशन जो आप स्टडी कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग माय मोशन इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप कहते हो इनर्शियल। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जीरो हो, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या जीरो हो, उसको आप कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो रहा है, फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप कहते हैं नॉन इनर्शियल। फॉर एग्जांपल अर्थ जो है ना, अर्थ अभी एक्सेलरेट हो रही है बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, एंड जो रिवॉल्व होना है सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर आप अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करोगे और उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ लोगे, मतलब अर्थ के हिसाब से उसको आप डिस्कस करोगे, अर्थ खुद मूव हो रही है और अर्थ खुद एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब आप उसको स्टडी कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया अर्थ और उसकी एक्सेलरेशन है। अगर फ्रेम की एक्सेलरेशन है, इफ द फ्रेम इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन, देन दैट फ्रेम इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, उस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल। यूजुअली बेटा हम क्या करते हैं, जो हम लॉज ऑफ मोशंस आगे पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, वो लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल हो। मतलब लॉज ऑफ मोशन आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि आपका जो फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस सिस्टम है वो इनर्शियल होना चाहिए। अगर इनर्शियल है फिर आप लॉज ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। अब अगर कभी आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और आप चाहते हैं कि उस पे आप लॉज ऑफ मोशन यूज करें, उन केसेस में आपको एक एडिशनल फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता है, और वो फोर्स आपको क्योंकि अगर आपके पास मान लो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जीरो होती तो आप आराम से इस फ्रेम में किसी भी ऑब्जेक्ट पे लॉज ऑफ मोशन यूज करते विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब है ये मूव कर रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो आपको ये अंदर जो ऑब्जेक्ट है इस पे लॉज ऑफ मोशन यूज करना है। पर इस पे जब लॉज ऑफ मोशन यूज करोगे ना, ये जो खुद है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये तो खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम इस फ्रेम को पहले इनर्शियल बनाते हैं। इनर्शियल कैसे बनाएंगे, हमको इस फोर्स को कैंसिल करना पड़ेगा, वो हम खुद करते हैं। हम एक सीडो मतलब कि दिस इज नॉट ए रियल फोर्स, ये हम खुद एक फोर्स लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट पे अब जब आप डिफरेंट फोर्सेस दिखाओगे, ऐसे 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 ऐसे, आपको एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा, वो फोर्स आप खुद लेंगे जो कि इस पे एक्चुअली एग्जर्ट नहीं होता है। फिर क्यों लेते हो,
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, तो इस पे लॉज ऑफ मोशन एग्जर्ट करने के लिए हम एक फोर्स खुद लेते हैं। और वो फोर्स कैसे लेते हैं, आपको देखना है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन कितनी है a, और जो आप ऑब्जेक्ट लेते हो इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इसका मतलब है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, ma। तो यही ma अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, यही ma आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे, इसी ma को आप कहते हो बेटा स्यूडो फोर्स। हालांकि ये जो फोर्स है ना ये इस पे एक्सर्ट होता ही नहीं, पर इसको इनर्शियल बनाने के लिए ये जो इस एक्सेलरेशन से जो फोर्स इस पे एक्सर्ट होगा वो हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं, ताकि फिर हम इस पे लॉज ऑफ मोशन यूज कर सकें। देखो बेटा, एक दो एग्जांपल्स और देता हूं मैं इसकी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जांपल, ये आपका वेज है, ठीक है, और ये आपका मान लो इस पे एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस ये जो डब्बा है ना इसका मास है m, इसकी मोशन स्टडी कर रहे हो, पर इसकी मोशन आप स्टडी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, ये जो ट्राइंगल है। दो केसेस हैं, अगर ये ट्राइंगल इसकी एक्सेलरेशन 0 है, फिर आपको इस पे कोई एडिशनल फोर्स नहीं रखना पड़ेगा। इस पे मान लो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से वेट, हाँ यहाँ से फ्रिक्शन, ये सारी चीजें दिखाओ, बस इतने ही फोर्सेस दिखाने। पर अगर ये जो नीचे वाला डब्बा है ना, अगर ये मूव कर रहा है ना, मान लो ये मूव कर रहा है ऐसे विद एक्सेलरेशन a, फिर आपको इस एक्सेलरेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही है, इस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, इस ऑब्जेक्ट का मास था ना m, और एक्सेलरेशन लेनी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की m, तो m रखना पड़ेगा इस पे एक और फोर्स। अब इस पे कितने फोर्सेस हैं, पहले तो 3 ही थे, नॉर्मल रिएक्शन, वेट और फ्रिक्शन, पर अब चूंकि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे एक और फोर्स आपको अपोजिट दिखाना है, इसी फोर्स को हम कहते हैं सीडो फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज सीडो फोर्स। तो सीडो फोर्स आप हर जगह नहीं लेते, ये खाली वहां लेते हैं जहां पे आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, इट इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन, और आपने अंदर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हैंग कर रखा है, और आपको पता है जब ये एक्सेलरेट करेगा ना आगे, तो ये जो हैंगिंग है ना अंदर से, ये ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाएगा अंदर से। ऑब्जेक्ट है मास m, ये ऐसे टिल्ट होगा। जरा मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसकी, कौन कौन सा फोर्स है। एक तो होगा वेट mg डाउनवर्ड, और रस्सी यहाँ से तो खींचेगी यहाँ से। अगर इस डब्बे की एक्सेलरेशन होती है ना 0, तो खाली ये दो फोर्सेस आते इस पे, पर ये डब्बा मूव हो रहा है विद एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इस पे एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मास कितना है m, डब्बे की एक्सेलरेशन कितनी है, इसी ma को कहते हैं स्यूडो फोर्स। इन दो के अलावा इस फोर्स को भी दिखाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं बेटा स्यूडो फोर्स। So beta, this was all about different types of forces that are involved in a free body diagram. देखो, आई नो कि मेरा जो आज का टॉपिक था ना वो खाली आपको बेसिकली इन फोर्सेस का आइडिया देना था कि कौन कौन सा फोर्स बेसिकली कब एग्जर्ट होता है। बाकी आप अभी इस बात की टेंशन ना लेना कि शायद ये रेस्टोरिंग फोर्स, ये टेंशन, ये सारा अभी हमने डिस्कस डिटेल में नहीं किया, इसको आराम से डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में मुझे खाली इनके साथ आपकी जान पहचान करवानी थी कि ये फोर्सेस कब हैं, किस डायरेक्शन में एग्जर्ट होंगे, और हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इन सारे फोर्सेस की एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम, और इसमें सारे ये फोर्सेस हैं वो कैसे इन्वॉल्व होंगे। आज खाली आपने कम से कम ये तो ये इन फोर्सेस की एक बेसिक आइडेंटिटी आपके सामने आ गई। बाकी हम देखो, ये वेट ये भी डिटेल में पढ़ेंगे अपने यूनिट में। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन तो मैंने दिखा दिया, ये तो इजी है। फ्रिक्शन में और दिखाऊंगा, इसके प्रॉब्लम्स में डिटेल में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसी तरह टेंशन में भी आगे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको दिखाऊंगा, खाली आपको आज इसकी बेसिक्स दिखाई। इसी तरह इलास्टिक फोर्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, सीडो फोर्सेस की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी है। तो खाली आज के क्लास में आपने देखा कि कौन कौन सा फोर्स बेसिकली इन्वॉल्व होता है, और इन फोर्सेस के बारे में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक इनकी डायरेक्शन, इनका काज और इनका मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने देखी। बाकी इनको इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पूरे यूनिट में
इस पूरे यूनिट में क्या जो भी आगे यूनिट्स आने वाले हैं ना बेटा, यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं और डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा, अलग अलग से पढ़ाऊंगा। आज के क्लास में खाली आप इनके नेम्स याद रखो और इनके मतलब जो मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे इनको बार बार देखो। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, कैसे फोर्स दिखाना है, किस फोर्स को किस डायरेक्शन में दिखाना है, ये खाली चीज़ें आप आज की डायरेक्ट क्लास में मैंने आपको सिखाई और इन पे आप फोकस करो। बाकी इंशाल्लाह मैं अगले क्लासेस में दिखाने वाला हूँ फिर से इनको। ठीक है बेटा, थैंक यू।